सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का ऐसा टॉपिक जो बिहार का सबसे फेवरेट टॉपिक है, यानी कि बीएसएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक आता है। एक तो ये टॉपिक भारत के प्रमुख खनिज, जिसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस खनिज में कौन सा राज्य सर्वप्रथम उत्पादन करता है और सर्वप्रथम भंडारण रखता है। तो ये प्रश्न तो एक पूछ लिया जाता है खनिज से। एक वीडियो आएगा आपको कृषि उत्पाद से, ये भी आपका करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक रहेगा। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि खाद्यान्नों में कौन टॉप पर है, जैसे चावल में कौन टॉप पर है, गेहूं में कौन टॉप पर है। इस टाइप से प्रश्न भी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो भारत के प्रमुख खनिज पर है। और याद रखिए, ऐसा वीडियो भारत के प्रमुख खनिज पर आपको पूरे यूट्यूब पे कोई भी नहीं पढ़ाया होगा। जिस हिसाब से मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, पढ़ूंगा तो थोड़े अच्छे से पढ़ूंगा, नहीं तो मैं नहीं पढ़ूंगा। यही मेरा कंसेप्ट है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं संसाधन से। संसाधन किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, अर्थात ये किसी भी तरह की हो सकती है। ये तो आपको प्राकृतिक भी हो सकती है और ये मानवीय भी हो सकती है। यानी कि संसाधन जो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, और ऐसे संसाधन मनुष्य भी हो सकते हैं, पेड़ पौधे हो सकते हैं, जीव जंतु हो सकते हैं। और ये मनुष्य, पेड़ पौधे और जीव जंतु संसाधन के एक प्रकार हैं, प्राकृतिक संसाधन। जबकि वही मानवीय संसाधन का बात करें तो इसमें आपको वैसे संसाधन तो प्राकृतिक नहीं है लेकिन मानव के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। इस संसाधन में आ जाएंगे रेल, पुल, बस, फैक्ट्री इत्यादि। ये सारे आपके मानवीय संसाधन में आ जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं, अगर प्राकृतिक संसाधन के बारे में बात करें तो इस प्राकृतिक संसाधन को इस प्रकार से डिवाइड किया है: उत्पत्ति के आधार पर, विकास एवं उपयोग के आधार पर, वितरण के आधार पर और पुनः उपयोग के आधार पर। 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। इस कैटेगरी का फिर सब कैटेगरी है, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर जब इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया तो इसमें 2 पार्ट है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन जो लिविंग थिंग्स है, यानी कि जो जीवित है, उनका अगर बात करें तो वो जैव संसाधन में आ जाएगा। वहीं अजैव संसाधन यानी कि एबायोटिक फैक्टर, यानी कि जो निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है। उसी प्रकार विकास एवं उपयोग के आधार पर संसाधन को, प्राकृतिक संसाधन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, वास्तविक संसाधन और संभावित संसाधन। देखिए समझिएगा, वास्तविक संसाधन किसको बोलेंगे? जो आप अभी यूज़ कर रहे हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, प्राकृतिक गैस हो गया। जितने भी संसाधन हैं जिनको आप अभी यूज़ कर रहे हैं वो वास्तविक संसाधन हो जाएगा। लेकिन अगर यही फ्यूचर में आप यूज़ करेंगे तो वो संभावित संसाधन हो जाएगा। जैसे अभी देखिए हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन का यूज़ अभी बहुत कम हो रहा है, लेकिन ये संभावना है कि आने वाले समय में हाइड्रोजन का यूज़ कर लिया जाएगा। जैसे और यूरेनियम का बात करें, यूरेनियम से भारत में बहुत कम अभी एनर्जी निकाली जाती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत कम हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा, ऐसे ये जो जहाँ संभावनाएं हैं यूरेनियम का या फिर हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन अभी तो संभावित संसाधन है क्योंकि इनका अभी यूज़ ज़्यादा हो नहीं रहा है। लेकिन जब यूज हो जाने लगेगा, रेगुलर यूज होने लगेगा, तो वह वास्तविक संसाधन में आ जाएगा। आगे बात करते हैं वितरण के आधार पर। वितरण के आधार पर इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। सर्वव्यापक संसाधन का मतलब है कि ये पृथ्वी में कहीं भी जाइएगा तो आपको हर जगह मिल जाएगा ऐसे संसाधन। लेकिन स्थानिक संसाधन का मतलब है ये किसी पार्टिकुलर एरिया में ही मिलेगा। जैसे आप मान लीजिए कॉपर का बात करेंगे तो वो किसी खास क्षेत्र में मिलेगा। ठीक है। उसके बाद अगर आप जिंक का बात करेंगे तो वो किसी खास क्षेत्र में मिलेगा। पेट्रोलियम का बात करेंगे तो किसी खास क्षेत्र में मिलेगा, तो वो स्थानिक संसाधन हो जाएगा। लेकिन अगर हवा का बात करें, हवा तो आपको हर जगह विद्यमान मिलेगी, हर जगह मिलेगी, तो वो सर्वव्यापक संसाधन में आ जाएगा। ठीक है। पुनः उपयोग के आधार पर अगर बात करें कि रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है, उस हिसाब से इसको नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में डिवाइड किया गया है। जैसे नवीकरणीय जिसको हम लोग फिर से बना सके, जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ठीक है, टाइडल एनर्जी, ये सब आपका नवीकरणीय संसाधन है। एक बार आपका ख़त्म भी हो जाता है तो उसको दोबारा बनाया जा सकता है। जबकि अनवीकरणीय संसाधन का बात करें तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब अनवीकरणीय संसाधन में आ जाएगा, क्योंकि इसको दोबारा फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसको बनने में काफ़ी करोड़ों वर्ष लगते हैं, इसलिए नॉन रिन्यूएबल की श्रेणी में आ जाता है।
अब देखिए खनिज किसको कहते हैं। पृथ्वी की चट्टानों में प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसकी एक निश्चित रासायनिक संगठन हो, परमाणुविक संरचना हो तथा भौतिक गुणधर्म हो, वो खनिज कहलाता है। यानी कि खनिज का मतलब क्या हुआ हो कि वो प्राकृतिक रूप से वो प्राप्त होता हो पदार्थ। देखिए प्राकृतिक रूप से पदार्थ होता हो, पृथ्वी की चट्टानों में पाया जाता हो और उसकी संरचना संगठन ये जो है वो निश्चित होनी चाहिए, अनिश्चित नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और उसके कुछ भौतिक गुणधर्म होने चाहिए। हर खनिज का अपना एक खास गुणधर्म होता है, वो खनिज कहलाता है। यह सामान्यतः दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। या तो दो तत्व से मिलकर बना होगा या दो से ज़्यादा तत्व से मिलकर बनेगा। लेकिन कुछ ऐसे खनिज हैं जो केवल एक तत्व से ही मिलकर बने होते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, तांबा, सल्फर, चांदी, सोना, ग्रेफाइट, ये सारे एक ही तत्व से मिलकर बने होते हैं। लेकिन अगर हम लोग बॉक्साइट का बात करें, बॉक्साइट, ठीक है, तो ये होता है Al2O3, यानी कि ये दो तत्व से मिलकर बना है, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसी टाइप से दो से अधिक तत्वों से मिलकर भी बनाया जा सकता है, ठीक है। क्रायोलाइट वगैरह सब आपका बहुत ये दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनाया जाता है। अब समझिएगा खनिजों का निष्कर्षण किसको बोलते हैं। खनिजों का निष्कर्षण जो है यानी कि माइनिंग, ठीक है, एक्सट्रैक्शन, इसको एक्सट्रैक्शन बोल देंगे, इसको इंग्लिश में बोलेंगे एक्सट्रैक्शन। यानी कि खनिज जो आपको ज़मीन के अंदर मिल रहा है उसको आप बाहर कैसे निकालिएगा अपने यूज़ करने के लिए, उसी को निष्कर्षण या एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है सुविधा अनुसार। जैसे खनन या माइनिंग किसको बोलते हैं। अगर पृथ्वी के सतह के अंदर आप चट्टान या सैलों में जाइएगा और वहाँ से दबा हुआ खनिज को निकालिएगा तो वो खनन कहलाता है, माइनिंग कहलाता है। वहीं अगर आप प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम का बात करें या खनिज तेल का बात करें, उसको ज़मीन से छोटा छेद करके निकाल रहे हैं तो उसको छेदन कूप या उसी को प्रभेदन या ड्रिलिंग कह देते हैं। जैसे मान लीजिए ये यहाँ चट्टान है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर यहाँ चट्टान है, आप चट्टान में छेद कर रहे हैं तो वो कहलाएगा खनन या माइनिंग। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, भूमि के अंदर छेद किए और पतला सा छेद किए, उस छेद से आप पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल निकाल रहे हैं तो वो प्रभेदन और ड्रिलिंग हो जाएगा। यानी कि आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछेगा, प्रभेदन या ड्रिलिंग जो है वो हमेशा प्राकृतिक गैस के लिए होगा, पेट्रोलियम के लिए होगा और खनिज तेल के लिए होगा। एक बात आप गांठ बांध लीजिए, जहाँ पर पेट्रोलियम मिलेगा उसी के ऊपर प्राकृतिक गैस तैरता है। तो जहाँ पेट्रोलियम मिलेगा वहीं पर प्राकृतिक गैस भी मिलेगा। और ये कहाँ मिलता है, अपतटीय क्षेत्र में, अपतटीय क्षेत्र में, यानी कि समुद्र के किनारे वाले इलाके में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आखनन या क्वेरिंग। क्वेरिंग किसको बोलते हैं, सतह के निकट पाए जाने वाले खनिजों को निकालने की प्रक्रिया। देखिए अब इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड किए, फिर से समझते हैं। अगर ये पृथ्वी है, अर्थ है, ज़मीन है, ऊपर से अगर आप किसी को निकाले, सतह पर है किसी को निकाले तो वो हो जाएगा क्वेरिंग या आखनन। छेदा करके निकाल दिए, एक पतला सा छेदा करके निकाल दिए पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और खनिज तेल, तो ये हो जाएगा प्रवेधन। लेकिन अंदर में, पृथ्वी के अंदर कोई चट्टान है, उस चट्टान के अंदर कोई खनिज है, उस खनिज को निकालेंगे तो हो जाएगा खनन या माइनिंग। यही 3 अंतर है। आगे बढ़ते हैं, खनिजों का वर्गीकरण। देखिए खनिजों का वर्गीकरण इतना तरीके से किया गया है, थोड़ा सा समझते हैं। धात्विक खनिज किसको बोलते हैं। देखिए खनिजों का वर्गीकरण में आपको सबसे पहले आ जाता है धात्विक खनिज, फिर आ जाता है अधात्विक खनिज, उसके बाद आ जाता है ऊर्जा खनिज, फिर आ जाता है आणविक खनिज, उसके बाद आ जाता है बहुमूल्य खनिज। धात्विक खनिज का बात करें तो ये हमेशा आपको आग्नेय चट्टान में पाया जाएगा, आग्नेय चट्टानों में पाया जाएगा। इग्नियस रॉक, इसको क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक, ठीक है। जबकि अधात्विक खनिज का बात करें, इसको परतदार चट्टान या इसी को अवसादी चट्टान भी बोल देते हैं, अवसादी या परतदार। यानी कि अधात्विक खनिज जो है वो आपको हमेशा परतदार या अवसादी चट्टान में ही प्राप्त होगा। ऊर्जा खनिज का बात करें तो इसमें देखिए आप सबका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ऊर्जा खनिज का एग्जाम्पल है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, 3 का ही मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ। खनिज तेल भी आप लिख सकते हैं लेकिन वो पेट्रोलियम के ही अंतर्गत आ जाता है। आणविक खनिज का बात करें, न्यूक्लियर एनर्जी इसको बोलते हैं और इसमें जनरली यूरेनियम और थोरियम का नाम आता है भारत में। बाकी तो इसमें प्लूटोनियम भी है, ठीक है, लेकिन आणविक खनिज में आपको भारत में यूरेनियम और थोरियम का ही बात करना है।
बहुमूल्य खनिज का बात करें, सोना, चांदी, प्लेटिनम, लेकिन ये सोना, चांदी, प्लेटिनम आपको यहाँ भी आ जाएगा, किसमें? अलौह खनिज में। आप समझते हैं जो धात्विक खनिज है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो लौह खनिज और एक अलौह खनिज। लौह खनिज का देखिए आपसे एग्जाम में पूछ देता है, 4 ऑप्शन आपको दे देगा, बोलेगा चारों में से आपको लौह खनिज छांटना है। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन दे देगा कॉपर, देखिए कॉपर, एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद आपको दे देगा निकेल, उसके बाद आपको दे देगा मैंगनीज। बोलेगा इसमें से लौह खनिज निकालिए। कॉपर लौह खनिज नहीं होता है, एल्यूमिनियम नहीं होता है, जिंक नहीं होता है, निकेल होता है, मैग्नीशियम होता है, ठीक है आपका। तो यहाँ पर आपको लिस्ट दिया हुआ है। लौह अयस्क जो है वो लौह खनिज होगा, मैंगनीज होगा, क्रोमियम होगा, निकेल हो गया, टंगस्टन होगा, कोबाल्ट होगा। यानी कौन कौन होगा? निकेल, कोबाल्ट, टंगस्टन, टंगस्टन को डब्लू से लिखते हैं, मैंगनीज Mn, ठीक है, और एक क्रोमियम आपको याद रखना है, ठीक है, क्रोमियम। तो ये पांचों आपको याद रखना है लौह खनिज में। जबकि अलौह खनिज का एग्जांपल भी आपको याद रखना है, कॉपर, एल्यूमिनियम, टीन, लेड। फिर ये तीनों बहुमूल्य में आ गया, बहुमूल्य खनिज में सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये भी आपका अलौह खनिज में आ जाता है। और लास्ट में जिंक, ठीक। उसके बाद अधात्विक खनिज का बात करें, जिसमें मेटल का पार्ट नहीं रहेगा, मेटल नहीं रहेगा, उसमें आ जाएगा अभ्रक, जिसको माइका बोल देते हैं इंग्लिश में, माइका, एस्बेस्टस, हीरा, संगमरमर, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट को ग्रेफाइट मत पढ़िएगा, ग्रेफाइट अलग चीज़ होता है, ये ग्रेनाइट है। स्लेट, स्लेट भी इसी का पार्ट होता है। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, गंधक को सल्फर बोलते हैं, जिप्सम और क्वार्टजाइट और फेल्सपार, ये सारा आपका एग्जाम्पल है अधात्विक खनिज का। तो धीरे धीरे करके एक एक करके सारे चीज़ों में जो जो इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ने का हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं खनिज के बारे में थोड़ा सा कुछ डिटेल। प्रत्येक खनिज एक निश्चित चट्टानी संरचना में ही पाया जाता है। जैसे चूना पत्थर और बलुआ पत्थर का बात करें तो ये हमेशा आपको विंध्य क्रम की चट्टानों में पाया जाएगा। आयरन, मैंगनीज, कॉपर, जिंक, गोल्ड, है ना, निकेल, सिल्वर, क्रोमियम, ये आपको धारवाड़ क्रम की चट्टान में पाया जाएगा। कोयला का बात करें तो ये आपको गोंडवाना क्रम की चट्टान में पाया जाएगा, ठीक है। पेट्रोलियम बात करें टर्शियरी क्रम की चट्टानों में। या देखिए जहाँ भी आपको पेट्रोलियम मिलेगा वो पूर्व में पहले, वो काफ़ी समय पहले वहाँ पर सागर या समुद्र हुआ करता था, तभी वहाँ पे आज पेट्रोलियम मिल रहा है। ये भी दिमाग में याद रखना है। आगे बात करें, देश का अधिकतर खनिज प्रायद्वीपीय भारत के पठार में पाया जाता है, जबकि उत्तर भारत के मैदान में खनिज संपदा लगभग ना के बराबर है, ठीक है। सबसे समृद्ध खनिज पेटी भारत में कौन है? छोटा नागपुर का पठार का पेटी, और इसको भारतीय खनिज का हृदय कहा जाता है, या इसी को भारत का रूढ़ प्रदेश भी कहा जाता है। ऐसे रूढ़ प्रदेश कहाँ पर है? विश्व का रूढ़ प्रदेश जर्मनी को बोलते हैं, जबकि भारत का रूढ़ प्रदेश, ठीक है, वो छोटा नागपुर का पठार पेटी को बोलते हैं। अब आते हैं अयस्क क्या होता है। अयस्क, जिसको इंग्लिश में ओर बोलते हैं, कोई भी धातु अपने शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता है, बल्कि अयस्क के रूप में एक अशुद्ध रूप में पाया जाता है। तो अयस्क से हम लोग निकालते हैं मेटल, यानी कि ओर से हम लोग या तो मेटल निकालेंगे या तो नॉन मेटल निकालेंगे, और इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? मेटलर्जी। क्या बोलते हैं? मेटलर्जी। यानी कि अयस्क से धातु या अधातु निकालने की प्रक्रिया मेटलर्जी कहलाती है, ठीक है। अब आते हैं लोहा। लोहा हमेशा आपको आग्नेय चट्टान में पाया जाएगा। आग्नेय चट्टान एक सबसे कठोर चट्टान होता है, और आग्नेय चट्टान में हम बताए ही थे लौह खनिज जो है वो आग्नेय चट्टान में पाया जाएगा, जबकि अलौह खनिज का बात करें तो वो आपको अवसादी या परतदार चट्टान में पाया जाएगा। ये हम पहले बता चुके हैं। तो ईंधन खनिज का बात करें, ईंधन खनिज में आपका कौन कौन आ जाएगा? ईंधन खनिज में आपका कोयला, पेट्रोलियम, ये सब आ जाएगा। ईंधन खनिज भी आपको परतदार या अवसादी चट्टान में पाया जाएगा। और याद रखिएगा, अगर कोयला और पेट्रोलियम का बात करें तो ये हमेशा आपको, कोयला तो आपको गोंडवाना क्रम की चट्टान मिलेगा, लेकिन पेट्रोलियम जो है वो टर्शियरी क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है। कोयला भी आपको टर्शियरी क्रम की चट्टान में पाया जाएगा, लेकिन कोयला 2 क्रम की चट्टान में पाया जाएगा। एक तो होगा गोंडवाना और एक पाया जाएगा टर्शियरी, ठीक है। तो गोंडवाना क्रम की चट्टान में आपको बिटुमिनस कोयला पाया जाएगा, बिटुमिनस कोयला, जबकि टर्शियरी क्रम की चट्टान में आपको एंथ्रासाइट किस्म का कोयला पाया जाएगा। आगे आते हैं,
लौह अयस्क। लौह अयस्क का बात करें तो ये धारवाड़ या कुरप्पा क्रम की आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। धारवाड़ या कुरप्पा क्रम की आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। विश्व के 4 प्रमुख लौह अयस्क के देश कौन कौन से हैं? पहला में आपको याद रखना चीन है, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राज़ील, और भारत का स्थान कितना है? चौथा है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, भारत का स्थान चौथा है। भारत में लौह अयस्क की 4 किस्में पाई जाती है, 4 टाइप का किस्म है, ठीक है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट, ठीक है। इस चारों किस्म को समझिए, ठीक है। पहले है मैग्नेटाइट Fe3O4 और हेमेटाइट Fe2O3। फार्मूला हम भूल जाते थे, ट्रिक निकाल दिए। हेमेटाइट H से स्टार्ट होता है, मैग्नेटाइट M से स्टार्ट होता है, तो हेमेटाइट का फार्मूला Fe2O3, मैग्नेटाइट का फार्मूला Fe3O4। अब समझिए H पहले आता है कि M? तो H पहले आता है इसीलिए 2 पहले लिखाएगा, और M बाद में आता है इसीलिए 3 बाद में लिखाएगा। यही ट्रिक है, कंफ्यूज मत कीजिएगा कि हेमेटाइट में Fe2O3 होता है या मैग्नेटाइट में Fe3O4 होता है, वो आपको इसी ट्रिक से याद हो जाएगा। उसके बाद समझिए मैग्नेटाइट जो है वो सबसे बेस्ट किस्म का लौह अयस्क है, सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क है, क्योंकि इसमें 72% आयरन पाया जाता है। लेकिन यह दक्षिण भारत में केवल 4 क्षेत्रों में पाया जाता है। वो 4 क्षेत्र आपको याद रखना है। कुद्रेमुख कर्नाटक में है, गोवा में आपको पाया जाएगा, कोझिकोड केरल में पाया जाएगा, सलेम तमिलनाडु में पाया जाएगा। और याद रखिएगा जितना भी आपको मैग्नेटाइट पाया जाएगा उसका 70% भाग केवल और केवल कर्नाटक में पाया जाएगा। हेमेटाइट का बात करें तो ये दूसरी सबसे अच्छी किस्म है, मैग्नेटाइट के बाद दूसरी हेमेटाइट। भारत में 80% यही पाया जाता है हेमेटाइट, ठीक है, 80% यही पाया जाता है। यह मुख्यतः पूर्वी राज्यों में जैसे कि उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में ही पाया जाएगा। लिमोनाइट और सीडेराइट का बात करें तो देखिए लिमोनाइट जो है ये आपका बीपीएससी इस बार जो दिए थे 69th बीपीएससी का प्री एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि लिमोनाइट किसका अयस्क है? आंसर हो जाएगा आयरन। आपको ये चारों अयस्क याद रखने हैं। आगे बात करते हैं, ये सबसे निम्नतम कोटि का लोहा है, सबसे बेकार किस्म का लोहा लिमोनाइट और सीडेराइट को ही कहा जाता है। एक और क्वेश्चन पूछता है, मूर्खों का सोना किसे कहते हैं? FeS2 को बोलते हैं, FeS2 जिसको आयरन पायराइड भी कहा जाता है। रॉल्ड गोल्ड का फार्मूला आप बताइएगा। हम मेटल एंड नॉन मेटल में आपको बताए थे कि रॉल्ड गोल्ड में क्या क्या मिलाया जाता है। आगे बात करें, लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा भंडार है। लेकिन लौह अयस्क का उत्पादन कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा उड़ीसा में होता है। भंडार है कर्नाटक में और उत्पादन होता है उड़ीसा में, ये आपको याद रखना है। कर्नाटक भंडार में 1 पर है लेकिन इसमें 2 चला जाता है, उड़ीसा भंडार में 2 पर है, उत्पादन में 1 चला जाता है। ये दोनों एक दूसरे को चेंज कर लेता है, जबकि झारखंड उत्पादन में भी और भंडारण में भी 3rd नंबर पर आता है। आगे बात करते हैं, सबसे बड़ा लौह अयस्क क्षेत्र कौन है? तो बारामजादा समूह, और ये झारखंड में भी पड़ता है, उड़ीसा में भी पड़ता है, लेकिन इसका मैक्सिमम पार्ट उड़ीसा में जाता है। तो बारामजादा समूह क्योंझर क्षेत्र उड़ीसा में पाया जाएगा और सिंहभूम क्षेत्र झारखंड में पाया जाएगा। तो यही है लौह अयस्क का सबसे बड़ा क्षेत्र। उसके बाद बात करें, भारत अपने लोहे का अधिकांश निर्यात जापान को करता है। कहाँ से करता है? ये भी क्वेश्चन पूछता है। ये करता है पारादीप। पारादीप एक पोर्ट है, पारादीप पोर्ट कहाँ पर है? उड़ीसा में है, वहाँ से करता है। आगे बात करें, इसके बाद जापान के बाद वो किसको पोर्ट करेगा? सबसे ज़्यादा चीन को पोर्ट करता है, यानी कि सबसे ज़्यादा लोहे का निर्यात जो है भारत जापान को करेगा, उसके बाद चीन को करेगा। भारत के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र का बात करें तो उड़ीसा में आपका होता है मयूरभंज जिला का एगो है गुरु महिसानी और बादाम पहाड़। तो गुरु महिसानी और बादाम पहाड़ आपको उड़ीसा में है, मयूरभंज जिला में। वहीं एक क्योंझर जिला है, क्योंझर जिला, वहाँ पर भी आपको पाया जाएगा लौह अयस्क। और सुंदरगढ़ जिला है, वहाँ पर भी आपको लौह अयस्क पाया जाएगा, ठीक है, सुंदरगढ़ में बुनाई क्षेत्र में। झारखंड का बात करें तो यहाँ लौह अयस्क कहाँ कहाँ पाया जाएगा? किरीबुरू, पसीराबुरू और नोवामुंडी में। याद रखिएगा, बुरू वर्ड अगर कहीं भी आपको दिख रहा है ये पहाड़ से संबंधित है, पहाड़ से, ठीक है। अब समझिएगा, जो भी आपका क्षेत्र है, जैसे मैं जहाँ रहता था झारखंड में, वहाँ पे कुछ कुछ क्षेत्र था लुगु बुरू, लुगु पहाड़,
इस टाइप से क्षेत्र आपको आता था। तो बुरु शब्द जो है वो पहाड़ के लिए जनरली यूज किया जाता है। तो झारखंड में कीरी बुरु क्षेत्र जो है वहाँ पर लौह अयस्क मिलेगा। पसीरा बुरु यहाँ पर भी आपको लौह अयस्क मिलेगा। और नोआ मुंडी यहाँ पर भी आपको, नोआ मुंडी सबसे ज़्यादा फेमस है। और ये तीनों क्षेत्र आपको सिंहभूम जिला झारखंड में पड़ता है। छत्तीसगढ़ का बात करें तो यहाँ पर 2 क्षेत्र है। डल्ली राजहरा ये दुर्ग जिला में पड़ता है छत्तीसगढ़ का, और बैलाडीला दांतेवाड़ा में पड़ता है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का निर्यात किसको करता है? जापान को करता है। पोर्ट तो हम आपको बता दिए, पारादीप पोर्ट से करता है, लेकिन किस खान से निकालता है? बैलाडीला, बैलाडीला की खान। तो आपसे पूछेगा भारत जो लौह अयस्क का निर्यात जापान को करता है किस खान से निकालता है? बैलाडीला। और ये बैलाडीला खान कहाँ पर है? ये खान है छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ से निकाल के आता है उड़ीसा। उड़ीसा पे एक पारादीप पोर्ट है, पारादीप पोर्ट उड़ीसा में है, इस पोर्ट से सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक में 3 क्षेत्र है लौह अयस्क का, कुद्रेमुख, बाबा बुदन पहाड़ी और सुंदर पहाड़ी। याद रखिएगा, कुद्रेमुख और बाबा बुदन पहाड़ी जो है वो चिकमंगलूर जिला में है, वहीं सुंदर पहाड़ी जो है वो बेलाडी जिला में है। आगे बात करते हैं। और एक चीज़ और समझिएगा, लौह अयस्क जो है जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसको आधुनिक औद्योगिक विकास की रीढ़ इसको कहा जाता है। आधुनिक औद्योगिक विकास की रीढ़ इसको कहा जाता है लौह अयस्क को। और बात करें तो लौह अयस्क जहाँ मिलेगा वहीं पर इस्पात उद्योग का भी विकास किया जाएगा। भारत में सबसे पहला इस्पात उद्योग कौन था? टिस्को। और टिस्को जो है ये बना था 1907 में, 1907 में बना था झारखंड के जमशेदपुर में, झारखंड के जमशेदपुर में बना था। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु में बात करें तो लौह अयस्क क्षेत्र 2 है, सलेम है और नीलगिरी क्षेत्र है। नीलगिरी क्षेत्र है। नीलगिरी क्षेत्र में कौन सी जनजाति रहती है? टोडा जनजाति। टोडा जनजाति निवास करती है। और नीलगिरी क्षेत्र है कहाँ? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलने से जो पर्वतीय गांठ का निर्माण होता है उसी को नीलगिरी कहते हैं। नीलगिरी क्षेत्र में ही आपका ऊटी या ऊटक मंडल है, घूमने वाला स्थान। चलिए छोड़िए, ये सब तो पढ़ा चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र का बात करें तो यहाँ पे 3 क्षेत्र है, भंडारा, चंद्रपुर और रत्नागिरी। भंडारा, चंद्रपुर और रत्नागिरी, BCR। अब जैसा भी ट्रिक लगाइए, महाराष्ट्र में BCR है, भंडारा, चंद्रपुर और रत्नागिरी, यही ट्रिक लगा के आप याद कर लीजिए। आगे तेलंगाना में बात करें तो करीमनगर और वारंगल। करीमनगर और वारंगल आपका तेलंगाना में लौह अयस्क का क्षेत्र है, भंडार क्षेत्र, लौह अयस्क का क्या बोलते हैं, भंडार क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश का बात करें तो यहाँ पर लौह अयस्क 3 जगह से निकाला जाता है, कुर्नूल, कुडप्पा, अनंतपुर। ठीक है, KKA, कुर्नूल, कडप्पा और अनंतपुर। गोवा का बात करें तो शाही क्वालिम, संगयुम और क्यूपेम, ये तीनों बहुत पूछता है। शाही क्वालिम, संगयुम और क्यूपेम, ये तीनों आपको गोवा में है लौह अयस्क का क्षेत्र, लौह अयस्क का क्षेत्र। आगे आते हैं, मैंगनीज का बात करते हैं। भारत में मैंगनीज का मुख्य रूप से निष्कर्षण जंग रोधी स्टील बनाने के लिए किया जाता है। लौह इस्पात उद्योग में भी इसका यूज़ किया जाता है जंग रोधी स्टील बनाने के लिए, यानी कि स्टेनलेस स्टील। ठीक है, और बात करें इसका अयस्क, मैंगनीज का अयस्क कौन है? साइलोमेलिन, ब्रोनाइट और पायरोल्यूसाइट। साइलोमेलिन, ब्रोनाइट और पायरोल्यूसाइट। इसका सर्वाधिक भंडार है उड़ीसा में, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? मध्य प्रदेश करता है। चलिए अब देख लेते हैं मैंगनीज उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र। मैंगनीज उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र में उड़ीसा में आ जाएगा केंदुझर, बोनाई, कालाहंडी और कोरापुट। इसमें कालाहंडी और कोरापुट पूछ लिया जाता है। मध्य प्रदेश में बालाघाट और छिंदवाड़ा का क्षेत्र आ जाता है। महाराष्ट्र में आ जाता है भंडारा और नागपुर, बहुत फेमस है। कर्नाटक में आ जाता है सुंदर पहाड़ी और ये बेलाडी जिला में आता है। एक चीज़ समझिएगा, ये जितने भी चीज़ हैं इसमें से अगर आपको पूछ लिया जाए, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भूपर्पट्टी में पाए जाने वाले खनिज सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाएगा, तो एक चीज़ समझिए, इसका ट्रिक है मोजाइक। तो M से हो गया मिनरल्स यानी कि खनिज, तो भूपर्पट्टी में पाए जाने वाले M से मिनरल्स यानी कि खनिज। तो सबसे पहले आ जाएगा ऑक्सीजन, दूसरा आ जाएगा S से सिलिका, तीसरा आ जाएगा एल्यूमिनियम, चौथा आ जाएगा आयरन और पांचवा आ जाएगा C का मतलब कैल्शियम। तब एक चीज़ आपको समझना है
कि ऑक्सीजन जो है वो मेटल नहीं है। वो तत्व में पूछेगा तो ऑक्सीजन, सिलिका भी मेटल नहीं है, मेटल में आ जाता है एल्यूमिनियम। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या चेंज कर देगा, भूपर्पटी में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा खनिज का बात करें तो ऑक्सीजन हो जाएगा, या तत्व का बात करें तो ऑक्सीजन हो जाएगा। लेकिन अगर मेटल का बात करें, धातु का बात करें, भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु, तो वो एल्यूमिनियम हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये तो हो गया भूपर्पटी में। अगर आपसे शरीर में पूछा जाए, शरीर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो शरीर में भी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन ही पाया जाता है, कार्बन से भी ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, बॉक्साइट का बात करते हैं। यह एल्यूमिनियम का अयस्क है, और एल्यूमिनियम क्या है अभी बता दिए हैं, भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला धातु है, तत्व नहीं धातु। तत्व पूछ देगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा आंसर। एल्यूमिनियम का अयस्क है, और ये बॉक्साइट जो है वो क्रीटेसस युगीन संरचना में पाया जाता है। और क्रीटेसस युगीन संरचना मतलब समझिए लेटेराइट चट्टानों में पाया जाता है। बहुत कोई सोचता है कि एल्यूमिनियम जो है वो आपका सेम वैसा ही मिलेगा जैसा बाकी सब मिलता है, जैसे आपको धारवाड़ क्रम की चट्टान, या फिर आपका क्या बोलते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टान, गोंडवाना में तो कोयला पाया जाता है, इस टाइप की चट्टानों में पाया जाता है। लेकिन ये बिल्कुल अलग हो जाता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम लेटेराइट चट्टानों में पाया जाता है। ये आपका ना तो अवसादी और ना ही आग्नेय चट्टान में पाया जाएगा, ये लेटेराइट चट्टान में पाया जाएगा, इसको भी याद रखना है। एल्यूमिनियम के बॉक्साइट के सबसे ज़्यादा भंडार जो हैं वो उड़ीसा में है, और सबसे ज़्यादा उत्पादन भी आपका उड़ीसा ही करता है। ये जो परसेंटेज है ये ओल्ड डाटा है, ये नया चेंज हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा भंडार में और उत्पादन में दोनों में आपका उड़ीसा प्रथम स्थान लाता है बॉक्साइट के मामले में। आगे आते हैं, बॉक्साइट उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र देख लेते हैं। उड़ीसा में है आपका कोरापुट, कालाहंडी और बोलांगीर। ये कोरापुट, कालाहंडी, बोलांगीर ये बहुत पूछा जाता है, क्योंकि उड़ीसा ही सर्वप्रथम स्थान है बॉक्साइट उत्पादन में। तो जो सर्वप्रथम स्थान है उसका तो सभी क्षेत्र आपको याद रखना है। तो कोरापुट में कहाँ पाया जाएगा, पंचपतमाली की पहाड़ी। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी पूछ दिया जाता है, पंचपतमाली की पहाड़ी कहाँ है, उड़ीसा में है, और किस जगह पर है, कोरापुट उड़ीसा, ऐसे भी मारना है। गंधमर्दन क्षेत्र, बोलांगीर का गंधमर्दन क्षेत्र में भी आपका बॉक्साइट पाया जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ लेता है। जैसे कभी कभी आपसे पूछेगा कि यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, तो जादूगोड़ा झारखंड। तो ये वर्ड ही आपको याद रखना, जादूगोड़ा। आप झारखंड याद रखें ना रखें, जादूगोड़ा आपको याद रखना ही है। और ये जादूगोड़ा है कहाँ, झारखंड में है। यानी कि यूरेनियम जो है वो सबसे ज़्यादा भारत में जादूगोड़ा में पाया जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। झारखंड का बात करें तो झारखंड में बॉक्साइट कहाँ कहाँ मिलेगा, रांची, पलामू, लोहरदगा, रांची, पलामू, लोहरदगा। तमिलनाडु में बात करें तो बॉक्साइट मिलेगा आपको सलेम, और सलेम में भी कहाँ, सेवाराय पहाड़ी। हम आपको बताए थे सेवाराय, जवादी, पालनी, ये सब पहाड़ी सब तमिलनाडु में है। तो सेलम में जो सेवाराय पहाड़ी है वहाँ पर आपको बॉक्साइट पाया जाएगा। पालनी की पहाड़ी पर भी आपको बॉक्साइट पाया जाएगा। बताए थे जैसे ही आपका नीलगिरी स्टार्ट होता है, देखिए पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलने से नीलगिरी होता है। नीलगिरी के नीचे 3 पहाड़ी है। देखिए ऊपर में जो पहाड़ी है वो बोलते हैं अन्नामलाई, नीचे में जो है वो है कार्डामम पहाड़ी, और ये जो इधर साइड है उत्तर पूर्व की तरफ ये है पालनी पहाड़ी। पालनी पहाड़ी, इसी पालनी पहाड़ी पर आपका तमिलनाडु में बॉक्साइट पाया जाएगा। जवादी पहाड़ी, जवादी सेवाराय, ये तो पूर्वी घाट में आता था। ठीक है, याद रखिएगा तमिलनाडु में ये जितने भी पहाड़ी हमने बताए, सेवाराय, पालनी, जवादी, ये सारे पहाड़ी चारकोनाइट चट्टान के बने होते हैं। और ये चारकोनाइट चट्टान क्यों फेमस होते हैं, इन्हीं चारकोनाइट चट्टानों में चंदन की लकड़ी भी पाई जाती है। ये दिमाग में बैठा लेना है एकदम। मध्य प्रदेश में बात करें तो मध्य प्रदेश में बॉक्साइट कहाँ पाया जाएगा, अमरकंटक शहडोल क्षेत्र, अमरकंटक शहडोल क्षेत्र। फिर आपका कटनी, जबलपुर और बरगावान पहाड़ी क्षेत्र में भी आपका बॉक्साइट पाया जाएगा। गुजरात में 2 ही जगह है, भावनगर, जामनगर। भावनगर और जामनगर है जहाँ पर बॉक्साइट काफ़ी मात्रा में पाया जाएगा। अब आते हैं सीसा जस्ता। देखिए सीसा जस्ता और चांदी, इसको एक साथ पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट होता है। सीसा और जस्ता हमेशा आपको एक साथ मिलता है, जहाँ पर सीसा मिलेगा वहीं पर जस्ता मिलेगा। और चांदी का बात कर लेते हैं तो चांदी कभी भी अलग से नहीं निकाला जाता है। या तो चांदी को आपको सोना की खान में मिल जाएगा सोना के साथ, या तो चांदी आपको सीसा जस्ता के साथ मिल जाएगा। ठीक है, ये भी आपको याद है, चांदी भी सीसा जस्ता के साथ ही मिलता है। याद रखिएगा सीसा और जस्ता हमेशा एक साथ पाए जाते हैं,
इसलिए इसे जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। ठीक है, शीशे का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो लौह इस्पात उद्योग में शीशे का उपयोग किया जाता है। और जस्ता जो जिंक है, इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा, जस्ता यानी कि जिंक का उपयोग लोहे को जंग रोधी बनाने में और रेल की पटरियाँ बनाने में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं लेड ओर और जिंक ओर का। तो लेड का कौन सा ओर है और जिंक का कौन सा ओर है। लेड का ओर है आपको गैलेना, जिसको PBS बोलते हैं, और जिंक का ओर का नाम है आपका कैलामाइन, तो बहुत फेमस है, और एक स्फेलेराइट। स्फेलेराइट भी जिंक का ओर होता है। अब देखिए, सीसा और जस्ता जहाँ भी मिलेगा एक साथ मिलेगा, तो ये सबसे ज़्यादा मिलता है राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ, उदयपुर जिला के जावर की खान। ये जावर की खान आपसे पूछता है, सीसा जस्ता आपको जावर की खान में मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और याद रखिएगा जितना भी सीसा विश्व पूरे भारत में है, विश्व नहीं भारत में, उसका सीसा का 50% भंडार आपको राजस्थान में मिलेगा, और जस्ता का 92% भंडार आपको राजस्थान में मिलेगा। इसी राजस्थान जो है नंबर 1 आ जाता है सीसा जस्ता में। और निष्कर्षण कौन करता है, राजस्थान में सीसा जस्ता को ज़मीन से निकालता कौन है, एक कंपनी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। जिंक लिमिटेड नाम है, लेकिन ये सीसा भी निकालता है, याद रखिएगा। अब देखिए, जिंक का बात करें तो इससे आपका 2 धातु है, पीतल और जर्मन सिल्वर। ये कॉपर का भी धातु है और जिंक का भी धातु है, तो याद रखिएगा। पीतल का ट्रिक हम आपको बताए थे, पिताजी यानी कि पीतल जो है आपका तांबा और जिंक से मिलके बनेगा। तो यहाँ पे तांबा हो गया कॉपर, और जिंक यानी कि जिंक जस्ता। तो पीतल में तांबा और जिंक। जर्मन सिल्वर, जर्मनी कौन गए थे, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो जर्मन सिल्वर का हो जाएगा नेताजी, ट्रिक। तो ने से हो गया निकेल, ता से हो गया तांबा यानी कि कॉपर, और जी से हो गया जिंक, नेताजी। ये ट्रिक है आपको याद रखने का। तो ये 2 आपको मेन है मिश्र धातु जो जस्ते से, जिंक से रिलेटेड है। आगे बात करें अन्य प्रमुख क्षेत्र कौन कौन है सीसा जस्ता के, तो याद रखिएगा रामपुर अगूचा, ये पूछ लिया जाता है। रामपुर अगूचा जो है चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है, और यहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा चांदी पाया जाता है। चांदी सबसे ज़्यादा इस पाया नहीं जाता है, भंडार यहीं पर है, निकाला नहीं गया है अभी। तो सबसे ज़्यादा चांदी का भंडार चित्तौड़गढ़ में है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जस्ते का बात करेंगे तो जस्ता 92% आपको यहाँ है जावर की खान में। तो सबसे ज़्यादा जस्ता बात करेंगे तो जावर की खान में, लेकिन सीसा सबसे ज़्यादा चित्तौड़गढ़ सर्वाधिक भंडार है। रामपुर अगूचा, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और देखिए, एक सिक्किम में भी एक जगह आपको मिलता है सीसा जस्ता, वो है भोटांग। ठीक है, भोटांग में पांचे खानी एक जगह है भोटांग में, वहीं पर सिक्किम में आपको सीसा जस्ता मिलता है। देखिए, चांदी का बात करें तो देखिए सीसा जस्ता तो हम समझ लिए, चांदी कहीं भी विशुद्ध रूप से आपको नहीं मिलेगा, ना इसका माइनिंग कभी नहीं किया था विशुद्ध रूप से, ये हमेशा सीसा जस्ता के साथ ही निकाला जाएगा। इसको भी देख लेते हैं। भारत में चांदी की विशुद्ध खानें नहीं हैं, यह या तो सीसे जस्ते के साथ या तो सोने के साथ संयुक्त रूप से पाया जाता है। तो सीसा जस्ता के साथ कहाँ मिलेगा, जावर की खान उदयपुर में, और जस्ता के साथ आपको ये क्या बोलते हैं चित्तौड़गढ़ में मिलेगा, और सोना के साथ आपको कोलार की खान कर्नाटक में मिलेगा। तो सीसा जस्ता के साथ ये दोनों हो गया राजस्थान वाला, और कोलार की खान में सोना के साथ ये मिल जाएगा। अब बात करते हैं कॉपर का, तांबा का। देखिए, मानव सभ्यता द्वारा सबसे पहले इस्तेमाल की जाने वाली धातु कौन है, तांबा है, और ये पाषाण काल में इस्तेमाल किया जाता था, स्टोन एज में। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। सबसे पहले उपयोग की जाने वाली फसल का बात करेगा तो फसल में हो जाएगा जौ, याद रखना है, जौ हो जाएगा सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली फसल। और धातु का बात करेंगे, धातु कौन हो जाएगा, धातु हो जाएगा तांबा यानी कि कॉपर। और वही अगर आपसे पूछ देगा सबसे पहले उपयोग किया जाने वाला जानवर में हो जाएगा कुत्ता, जानवर में क्या हो जाएगा, कुत्ता। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है तो आपको सब याद रखना है, ठीक है। जब हिस्ट्री पढ़ाते तो इसको बताते हैं। अब देखिए, कॉपर का भी 2 अयस्क है, कांसा और पीतल। कांसा का बात करें तो कॉपर और टीन के मिलने से बनता है, पीतल का बात करें तो पिताजी, तो तांबा और जिंक। एक जर्मन सिल्वर भी लिख लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं जर्मन सिल्वर, ठीक है। और जर्मन सिल्वर का तो बता ही दिए थे, ट्रिक क्या होता है, नेताजी। तो नेताजी का मतलब ने से निकेल, ता से तांबा यानी कि कॉपर, और जी का मतलब जिंक, ठीक है। जर्मन सिल्वर का हो गया नेताजी। तो यही ट्रिक है आपको बार बार एग्जाम में याद रखने का। इसका ट्रिक क्या है, नेताजी। और पीतल का क्या था, पिताजी, ठीक है। इस ट्रिक से आप इसको बार बार याद रख सकते हैं। आगे बात करें, भारत में सीसा जस्ता और तांबा
का इतना उत्पादन नहीं हो पाया है। सीसा जस्ता का भी ज़्यादा उत्पादन नहीं हो पाया और ना ही तांबा का ज़्यादा उत्पादन हो पाया। इसलिए क्या किया जाता है, इसको देश की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इनको दूसरे देशों से मंगाया जा रहा है, जैसे यूएसए, कनाडा, ज़ाम्बिया, इन सारे देशों से इन सबको आयात किया जाता है, मंगाया जाता है। भारत में तांबा मुख्यतः धारवाड़ क्रम की चट्टानों और अरावली संरचना में पाया जाता है। भारत में प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र को देख लेते हैं। कॉपर कहाँ कहाँ पाया जाएगा, तो याद रखिएगा, राजस्थान के खेतड़ी का मुंडन कुंदन क्षेत्र, मुंडन कुंदन क्षेत्र, या मुंडन कुंदन क्षेत्र नहीं दिया रहेगा, झुंझुनू तो पक्का पूछ देगा। झुंझुनू जिला, जो राजस्थान का जो झुंझुनू जिला है वो मतलब एकदम फेमस है आपका तांबा उत्पादन के लिए। राजस्थान का खो दरीबा क्षेत्र जो है अलवर जिला में पड़ता है और यहाँ पर भी आपको तांबा का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। झारखंड में 2 क्षेत्र है, मौसाबनी और घाटशिला। मौसाबनी आपका सिंहभूम क्षेत्र में आ जाता है और घाटशिला जो है आपका वेस्ट बंगाल के बॉर्डर से सटा हुआ एरिया है। मध्य प्रदेश का बात करें तो मजालखंड, बालाघाट, ये आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भाई क्या बोलते हैं, मजालखंड में आपका पाया जाएगा और ये सबसे बड़ी खान है आपका तांबा के लिए। सिक्किम का बात करें तो भोटांग, पांचई खानी और रंगपो, ये 3 क्षेत्र है जहाँ पर तांबा का उत्पादन किया जाता है। अब तांबा का सबसे ज़्यादा भंडार और उत्पादन के मामले में क्वेश्चन पूछता है। भंडार सबसे ज़्यादा है राजस्थान के पास, लगभग 53%, लेकिन उत्पादन के मामले में 2024 का डाटा हम बता रहे हैं, 2024 के डाटा में मध्य प्रदेश को सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला राज्य बताया गया है। आगे बात करते हैं, सोना का बात करते हैं। सोना जो है भाई कहीं भी चल जाइए तो इसको इंटरनेशनल करेंसी माना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा माना जाता है। और सोना जो है सोना को लिक्विडिटी में माना जाता है, तरलता में माना जाता है। जिस प्रकार मुद्रा आपको इम्पोर्टेंट है उसी प्रकार सोना आपको इम्पोर्टेंट है। तरलता बोलेंगे किसको, ऐसा पदार्थ या ऐसा चीज़ जिसको आप मार्केट में ले जाएं तो उसको तुरंत ले जाने पे आपको कैश मिल सकता है, आप तुरंत इन कैश करवा सकते हैं, पैसा आपको वापस मिल सकता है, तो उसको तरलता या लिक्विडिटी बोलते हैं। तो सोना ऐसा चीज़ है, अगर आपने सोना खरीदा है तो आप समझिए आप कभी भी फालतू नहीं जाएगा, सोना का रेट आपको कभी भी मार्केट में मिल जाएगा। इसलिए याद रखिए सोना जो है वो इंटरनेशनल करेंसी है, ठीक है। और ये हमेशा धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, सिराओं में पाया जाता है। सिराओं को कहीं कहीं नसों में भी पाया जाता है, लिख देता है नसों में, यानी कि दरार वगैरह में, छिद्र वगैरह में। भारत में 99% सोना जो है वो कर्नाटक जिला का कोलार और हट्टी के क्षेत्र में पाया जाता है। आप देखेंगे KGF मूवी है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कोलार गोल्ड फील्ड्स, ठीक है, ये KGF का फुल फॉर्म है। और बात करें सोना उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन है, सबसे प्रमुख सोना उत्पादन में 1 पर आता है कर्नाटक, जिसमें कोलार हट्टी क्षेत्र है। 2 पर झारखंड आ जाता है, झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी जो है उसका बालू में भी आपका सोना पाया जाता है। देखिए हम आपको बताए थे सोना 2 जगह पाया जाएगा, एक सोना हो तो खान में पाया जाएगा। देखिए सोना 2 जगह पाया जाएगा, सोना 2 जगह पाया जाएगा, एक तो खान में और दूसरा नदी घाटी, एक दूसरा मिलेगा आपको नदी घाटी क्षेत्र में। खान में पाया जाने वाले का बात ही छोड़ दीजिए। नदी घाटी क्षेत्र में जो सोना पाया जाता है उसको प्लेसर गोल्ड कहते हैं, प्लेसर गोल्ड, ठीक है, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। प्लेसर गोल्ड किसको बोलते हैं, जहाँ सोना नदी घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। जैसे झारखंड में आपको स्वर्ण रेखा नदी की बालू में आपको सोना मिलेगा, यूपी में आपको रामगंगा नदी की बालू में आपको सोना मिलेगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि कहाँ कहाँ की नदियों में प्लेसर गोल्ड पाया जाता है, तो ये दोनों क्षेत्र तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आंध्र प्रदेश में भी आपको देखिए सोना पाया जाता है, रत्नागिरी की खान में, रत्न से समझ लीजिए सोना, रत्न से सोना। बिहार में भी आपको जमुई जिला में सोने का भंडार मिला है, तो ये बिहार से आपका क्वेश्चन पूछ लेगा कि बिहार में सोना कहाँ पाया जाएगा, जमुई जिला में। उसके बाद बात करें क्रोमाइट का, तो क्रोमाइट से आपको क्या निकाला जाएगा बताइए, क्रोमाइट से क्रोमियम निकाला जाएगा, क्रोमाइट से निकाला जाएगा क्रोमियम, और क्रोमियम आपको स्टेनलेस स्टील बनाने में यूज होता है। और क्रोमाइट का 95% भंडार उड़ीसा में है, और उड़ीसा में भी कहाँ, सुकिंदा घाटी। तो क्रोमाइट के लिए आपको सुकिंदा घाटी फेमस है, एग्जाम में डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछेगा, सुकिंदा घाटी में जिसमें एकाधिकार होता है ना, जैसे क्रोमाइट के मामले में उड़ीसा का एकाधिकार है, वर्चस्व है, 95% आपको क्रोमाइट जो है वो उड़ीसा निकालता है। तो जहाँ पर वर्चस्व है, भाई सोना का बात करेंगे तो कर्नाटक का वर्चस्व है,
ठीक है, कर्नाटक का वर्चस्व। सीसा जस्ता का बात करेंगे तो राजस्थान का वर्चस्व है। तो उस चीज़ को याद रखना है जहाँ पर वो एकमात्र जगह में पाया जाएगा। यूरेनियम का बात करें तो जादूगोड़ा झारखंड का वर्चस्व है। जहाँ पर आपको क्या थोरियम, थोरियम का बात करें तो ये आपका केरल के मोनोजाइट बालू में पाया जाता है, केरल के मोनोजाइट बालू में पाया जाता है। तो ये वर्चस्व है जहाँ पर वो धातु फिक्स है कि सबसे ज़्यादा वहीं पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा वाला क्वेश्चन तो जरूर पूछता है एग्जाम में। तो सुकिंदा घाटी सबसे ज़्यादा क्रोमाइट का क्षेत्र है उड़ीसा में, इसीलिए आपको याद रखना है क्रोमाइट के लिए सुकिंदा घाटी को याद रखना है। और क्रोमाइट उत्पादन में उड़ीसा का एकाधिकार है। बस कुछ नहीं, क्रोमाइट जहाँ आया आपको उड़ीसा मार देना, फिक्स है, उड़ीसा मार देना है। क्रोमाइट से बनेगा क्या? क्रोमाइट से बनेगा क्रोमियम, क्रोमियम से बनेगा स्टेनलेस स्टील। उसके बाद बात करें निकेल में भी आपको उड़ीसा का एकाधिकार है और निकेल से भी आपको स्टेनलेस स्टील बनाया जाएगा। तो क्रोमाइट और निकेल दोनों से स्टेनलेस स्टील बनाया जाएगा और याद रखिएगा इस दोनों में उड़ीसा का एकाधिकार है। तो भाई स्टेनलेस स्टील होता क्या है? देखिए, स्टेनलेस स्टील में आपको आयरन होगा, क्रोमियम होगा, निकेल होगा और कार्बन होगा। कार्बन कठोरता के लिए मिलाया जाता है। किसके लिए? कठोरता प्रदान करने के लिए। आगे बात करते हैं। टीन का बात करें तो टीन, भारत में टीन का एकमात्र उत्पादक राज्य है आपका छत्तीसगढ़ है। और छत्तीसगढ़ में भी कहाँ मिलेगा? बस्तर के पठार, जो कि बस्तर जिला में होता है, वहाँ पर बस्तर का पठार में टीन का एकदम एकाधिकार समझ लीजिए। एकमात्र उत्पादन भारत में यही करता, छत्तीसगढ़ करता है। तो जिस चीज़ में, जिस खनिज में किसी राज्य का क्षेत्र एकाधिकार है उसको तो आपको फिक्स याद रख लेना है। तो टीन में आपका छत्तीसगढ़ बस्तर के पठार में मिलता है। उसके बाद बात करें बाइराइट, बाइराइट में भी आपका एकाधिकार है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश के मंगरपेट भंडार ये फेमस है बाइराइट के लिए। बाइराइट होता क्या है? ये चट्टान को भेदने या छेदने वाले धातु के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, बाइराइट। आप इसको पाइराइट से कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। पाइराइट नहीं, पाइराइट अलग है, हम आपको बताएंगे धातु में। बाइराइट अलग है। बाइराइट चट्टान को भेदने या छेदने में प्रयोग किया जाता है। और आंध्र प्रदेश जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा बाइराइट भंडार यही है, मंगरपेट भंडार। तो इसलिए जो दुनिया का हो गया तो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। भारत का रहता तो चलिए ठीक है, लेकिन वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बाइराइट उत्पादन क्षेत्र है, भंडार क्षेत्र है, इसीलिए आंध्र प्रदेश का मंगरपेट भंडार बाइराइट के लिए VBI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। तो चलिए हम लोग धात्विक खनिज को देख चुके हैं। अब हम लोग आते हैं अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज जो है हमेशा परतदार या अवसादी चट्टान में पाया जाएगा, जबकि इसके उल्टा जो हम लोग पढ़े थे धात्विक खनिज का पढ़े थे, धात्विक खनिज आपको आग्नेय चट्टान जो कि कठोर चट्टान होता था, कठोर चट्टानों में पाया जाता था, आग्नेय चट्टानों में पाया जाता था। वहीं आध्यात्मिक खनिज का बात करें तो ये परतदार या अवसादी चट्टान में पाया जाता है। ठीक है, अधात्विक खनिज का बात करें इसमें हो जाएगा हीरा, अभ्रक, चूना पत्थर, जिप्सम, एस्बेस्टस, डोलोमाइट, काइनाइट, सिलीमेनाइट और नमक। ये सारा आपको जो है ये सारा आपको अधात्विक खनिज में आता है और सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे पूरा बढ़िया से। हीरा का बात करते हैं सबसे पहले। हीरा यह कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। यह प्रकृति में सबसे पाया जाने वाला सबसे कठोर तत्व है। तो जितना भी प्रकृति में तत्व पाया जाता है उसमें हीरा सबसे कठोर तत्व है और ये कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है। यह हीरा कहाँ पाया जाएगा? विंध्य क्रम की चट्टानों की नसों में या रेसों में पाया जाएगा। अब समझिए, मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो हीरा का सबसे बड़ा क्षेत्र है पन्ना। पन्ना की खान से हीरा निकाला जाता है और ये सतना जिले में भी पाया जाता है। याद रखिएगा, एक गाना भी है, पन्ने की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। ठीक है, देवानंद है हीरो, पुराना गाना है। उस हीरो में मतलब उस गाने में आपको बताया है कि पन्ने की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। तो समझ लीजिए कि पन्ना फेमस है हीरा के लिए, आज से नहीं सदियों से। ठीक है, कोहिनूर का हीरा, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे तो पन्ना की खान से हीरा निकाला जाता है मध्य प्रदेश में, लेकिन कोहिनूर हीरा कहाँ से निकाला गया था? ये गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। ये दक्षिण भारत में पाया जाता है गोलकुंडा की खान। कमेंट कीजिएगा कहाँ पाया जाएगा, किस क्षेत्र में पाया जाएगा, कर्नाटक में कि आंध्र प्रदेश में कि तेलंगाना में, कहाँ गोलकुंडा की खान कहाँ पाया जाएगा, ये आपको कमेंट करके बताना है, ये आपको कमेंट करके बताना है। आगे बात करें हीरा, तो हीरा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक का बात करें तो 2.42 होता है हीरे का अपवर्तनांक। और क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल होता है 24.2 डिग्री, यानी कि इस पॉइंट को बस एक पॉइंट आगे कर दीजिए, 24.2 डिग्री। इसीलिए बताएं क्योंकि ये याद रखना है आपको। क्रांतिक कोण किसको बोलते हैं? जहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। जब लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ आती है तो वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम आएगी तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। जब इस एंगल को थोड़ा बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे वो
मुड़ने लगेगी अगले सरफेस की तरफ। एक एंगल आता है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल जब ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, परावर्तित किरण है, सॉरी अपवर्तित किरण है, वो इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी, इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी। और इस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर अगर हम लोग किसी लाइट को भेजेंगे तो वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। और इस घटना को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और ये क्रांतिक कोण के बाद होता है। और याद रखिएगा, हीरे को इस प्रकार से कटिंग किया जाता है, इस प्रकार से कटिंग किया जाता है कि एंगल जो हो क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाए, इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो और यह चमकीला दिखाई दे। यानी कि देखिए, हीरा जब होता है, ये हीरा है, मान लीजिए ये हीरा है, इसमें कोई लाइट इंटर करता है तो वो क्रांतिक कोण से ज़्यादा एंगल पर इंटर करेगा और वो हीरा जो है इसी में ट्रैप हो जाएगा लाइट। जब लाइट हीरे के अंदर ट्रैप हो जाएगा, फंस जाएगा, तो लाइट हीरे लगेगा कि हीरे के अंदर से निकल रहा है, हीरा चमकता हुआ दिखाई देगा। और हीरा चमकेगा तभी तो हीरा बिकेगा। यही कारण है कि हीरे को इस प्रकार से कटिंग किया जाता है कि उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो और वो चमकीला दिखाई दे। और हीरे की सबसे बड़ी मंडी कौन है? हीरा निकलेगा तो पन्ना की खान में, लेकिन बिकेगा कहाँ पर, उसका बाज़ार कहाँ पर है? तो मुंबई में है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं चूना पत्थर का। तो यह कुडप्पा क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। कुडप्पा क्रम की चट्टान में चूना पत्थर पाया जाएगा और तथा यह लगभग सभी राज्यों में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश जो है चूना पत्थर के लिए बेस्ट है, फेवरेट है। यही क्वेश्चन पूछता है। अभ्रक का बात करें, माइका का बात करें, इसका खासियत देख लीजिए पहले। अभ्रक का खासियत क्या होता है? अभ्रक जो है वो विद्युत का कुचालक होता है और उष्मा का सुचालक होता है। यानी कि हीट को कंडक्ट करेगा लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। अब समझिए फ़ायदा क्या है। ये आयरन है, क्या है? आयरन। आयरन स्त्री जिसको बोलते हैं, आयरन। आयरन जब आप करते हैं तो इसमें एक वायर जोड़ दिया जाता है जो कि इसमें करंट फ्लो कराएगा। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर बीच में आपका अभ्रक रहता है, बीच में आपका अभ्रक रहता है। अभ्रक क्या करेगा? नीचे वाले जो पोर्शन है उसको गर्म कर देगा, गर्म कर देगा, तो आपका कपड़ा में आयरन हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता तो करंट भी ना लग जाता। गलती से आपका मान लीजिए आयरन हाथ में सटा, मारा इतना जोर से करंट की, आप फेंका गए, तो करंट ना लगे, क्योंकि विद्युत का सुचालक होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कुचालक होता है, कुचालक होगा इलेक्ट्रिसिटी का। इसलिए अभ्रक का यूज़ किया जाता है कि आदमी को करंट ना लगे। ये अभ्रक का खासियत ही है भाई, एकदम इंपॉर्टेंट मटेरियल है। विद्युत का कुचालक होगा लेकिन उष्मा का सुचालक होगा। हीट को कंडक्ट कराना है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराना है। अब देखिए, अभ्रक का अगर बात करें तो 50% अभ्रक का जो सीट है, माइका का जो सीट है, वो झारखंड राज्य में है। झारखंड राज्य में है। और झारखंड राज्य में कहाँ पर है? कोडरमा। याद रखिएगा, कोडरमा जिला फेमस है। रूबी टाइप का अभ्रक पाया जाएगा, रूबी किस्म का अभ्रक इसमें पाया जाता है। और बात करें इसमें, देखिए, और आपको अभ्रक के बहुत सारे प्रकार होते हैं। कलर के हिसाब से अभ्रक के प्रकार बांटे जाते हैं। जैसे मान लीजिए पिगमाइट, पिगमाइट आपको एक है मस्को वाइट। मस्को वाइट होता क्या है? वाइट से आपको पता चलेगा कि वाइट यानी कि श्वेत है, श्वेत है, या इसी को रूबी भी बोल देते हैं। यही रूबी आपका झारखंड में पाया जाएगा। ठीक, उसके बाद बायोटाइट का बात करें तो ये श्याम कलर का होता है। श्याम मतलब मटमैला, थोड़ा काला, जैसे तो सांवला होता है उसको श्याम बोल देते हैं। इसको श्याम अयस्क अभ्रक भी बोलते हैं। फ्लोगो वाइट, फ्लोगो वाइट जो है वो पित्त यानी कि पीला, ये पीला कलर का होगा। तो कलर को देखते हुए अभ्रक को डिवाइड किया गया है अलग अलग पार्ट से। तो इसका 4 अयस्क आपको याद रखना है अभ्रक का, जिसमें से झारखंड में रूबी किस्म का आपको अभ्रक पाया जाता है। वो भी कहाँ पाया जाएगा? कोडरमा जिले में। अब बात करते हैं जिप्सम। जिप्सम का उपयोग जो है सीमेंट निर्माण में किया जाएगा और उर्वरक निर्माण में किया जाएगा। और जिप्सम जितना भी पाया जाएगा भारत में, उसका 99% उत्पादन जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में पाया जाता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में पाया जाता है। अब बात करें स्टीयराइट, जिसको सेल खड़ी बोलते हैं। स्टीयराइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन राजस्थान में किया जाता है, राजस्थान में किया जाता है। नमक का बात करें तो नमक, देखिए, नमक जो है वो आपको गुजरात में पाया जाएगा। गुजरात में बताए थे, दांडी मार्च जो हुआ था गुजरात में ही स्टार्ट हुआ था ना, साबरमती से दांडी तक, साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था और दांडी तक चला था। अब कमेंट कीजिएगा, जो दांडी मार्च था वो कब स्टार्ट हुआ और कब ख़त्म हुआ। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ, स्टार्ट आपको बताना है, और कब ख़त्म हुआ, कितना किलोमीटर तक था, कितना किलोमीटर तक था, कितने अनुयायी थे, गांधी जी के साथ कितने अनुयायी थे। ठीक है, वो अनुयायी आपको कमेंट करना है, कितने अनुयायी थे। ठीक है, बस यही, इतना ही क्वेश्चन आप याद रखिएगा। और देखिए 60% जो आपको नमक है, समुद्री नमक, वो आपका गुजरात में पाया जाएगा। और 10% जो बच गया, बाकी 10%
राजस्थान की खाड़ी झीलों में पाया जाएगा, जैसे सांभर झील, लून करसर झील, पंचभद्रा झील, डिडवाना झील। इन 4 झीलों में आपका राजस्थान में 10% जो है नमक बचा हुआ पाया जाएगा। तो नमक में नंबर 1 पर गुजरात आ गया, ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं परमाणु ऊर्जा वाले खनिज। परमाणु ऊर्जा वाले खनिज में हम बताए थे रेडियो एक्टिविटी होगी, ठीक है। इसमें आपको न्यूक्लियर फिशन होगा, विखंडन होगा, बड़ा परमाणु टूटेगा छोटे परमाणु में, और छोटे परमाणु टूटने के बाद ये एनर्जी देगा, और इसी एनर्जी का यूज करने के लिए हम लोग परमाणु ऊर्जा वाले खनिज को रखते हैं। मेनली इसमें भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यूरेनियम और थोरियम। बाकी तो बहुत सारा एग्जाम्पल है, बेरिलियम, ग्रेफाइट, इल्मेनाइट, जिरकॉन, एंटीमनी जिसको सुरमा भी बोलते हैं, ये सारे चीज़ भी आपके हैं, लेकिन आपको मेनली यूरेनियम और थोरियम के बारे में जानना है। यूरेनियम और थोरियम जैसे रेडियो एक्टिव तत्वों का, इसका अगर 1 kg उठा लीजिएगा ना यूरेनियम और थोरियम को, तो इसकी मात्रा जो है परमाणु ऊर्जा, इससे जो आपको इसका जो विखंडन होगा, यानी कि फिसन होगा, इसका जो फिसन होगा, फिसन से जो परमाणु ऊर्जा हम लोग को प्राप्त होगा, जो एनर्जी प्राप्त होगा 1 kg यूरेनियम से, तो वो कोयला को अगर जलाइएगा तो 25 लाख किलो कोयला में जो एनर्जी प्राप्त होगा उसके समतुल्य है। आप समझ सकते हैं कि कोयले से कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूरेनियम। लेकिन यही है, यूरेनियम का कंट्रोल्ड इमिशन होगा तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे ये सब अनकंट्रोल्ड चीज़ है, मान लीजिए ये यूरेनियम है, यहाँ पर आपका यूरेनियम है, ये टूटा, ये आपको टूटा कई पदार्थों में, ये मतलब अलग अलग पार्ट में टूटा, ठीक है, और ये टूटेगा, फिर ये टूटेगा, फिर ये अलग अलग पार्ट में टूटेगा, ठीक है। और कब तक टूटेगा, जब तक कि ये लेड को ना प्राप्त कर ले, लेड Pb यानी कि लेड का एटॉमिक नंबर ना प्राप्त कर ले। कभी भी कोई सब्सटेंस जो है रेडियो एक्टिव, वो अगर टूटता है तो यूरेनियम का होता है 92, ये अपने से कम एटॉमिक नंबर वाले में टूटेगा, ठीक है। और एक चीज़ और समझिएगा, मान लीजिए कि 1 kg यूरेनियम है, ये आपका जिस दिन 50 kg यूरेनियम में कन्वर्ट हो जाएगा, समझिए, यानी कि अपना जस्ट 50 हो गया, उसमें जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम। क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ टाइम, यानी कि जितना भी यूरेनियम है वो अपना 50% अगर उसका एमिशन हो गया उसको हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं। तो ये भी आप समझ गए कि यूरेनियम और थोरियम जैसे रेडियो एक्टिव तत्व हैं, इसका 1 kg लेंगे तो 25 लाख किलो कोयले के बराबर होता है। अब देखिए, यूरेनियम में स्वतः विखंडन की क्षमता होती है, यानी कि यूरेनियम को अगर आप रखिएगा तो अपने आप टूटने लगेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ख़तरनाक विकिरण भी निकलता है, अल्फ़ा, बीटा और गामा रे भी इससे निकलता है, ठीक है। इन ऊर्जा का प्रयोग बिजली उत्पादन में किया जाता है, साथ ही इसका उपयोग नकारात्मक विध्वंस करने में, बम बनाने में भी किया जाता है। लेकिन उस नेगेटिव चीज़ को हम लोग को नहीं लेना है, वो बेकार चीज़ है। अब हम लोग बात करते हैं यूरेनियम जो है, इसका सकारात्मक चीज़ क्या है, बिजली उत्पादन में उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि यूरेनियम जो है वो स्वतः विखंडित होता है, ठीक है। और यूरेनियम मिलेगा आपको जादूगोड़ा का खान झारखंड में। लेकिन थोरियम का अगर हम लोग बात करें तो ये स्वतः विखंडित नहीं होता है, यही एक डिमेरिट है इसका, स्वतः विखंडित नहीं होगा। कुछ इसमें आपको करना पड़ेगा लेबोरेटरी में, ठीक है, इसको कुछ कंडीशन में रखना पड़ेगा, टेम्परेचर, प्रेशर या कुछ केमिकल रिएक्शन करवाना पड़ेगा, तब ये विखंडित होता है, तब एनर्जी देता है। यानी कि आप समझिए, यहाँ पे देखिए कहा गया, थोरियम जो है स्वतः विखंडित नहीं होने के कारण उतना उपयोगी नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए यूरेनियम ही है। अब देखिए हम लोग देख लेते हैं, यूरेनियम जो है इसका अयस्क है पिच ब्लेड, VBI। कौन ऐसा एग्जाम है जिसमें नहीं पूछा है, हर एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन। यूरेनियम का अयस्क है पिच ब्लेंड, और यूरेनियम का 70% उत्पादन जो है ये आपका जादूगोड़ा में होता है, सिंहभूम जिला झारखंड में। यूरेनियम का अन्य क्षेत्र देख लीजिए, बागजाता आपका झारखंड में है, महाडस्क आपका खासी पहाड़ी में है, खासी कहाँ, मेघालय में, और तुमलापल्ली आपका आंध्र प्रदेश में है। इन सब जगहों पे यूरेनियम पाया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट जादूगोड़ा, ये आपको याद रखना है। थोरियम का बात करें तो केरल के मोनोजाइट बालू में पाया जाता है, एकदम याद रखिए हमेशा। भारत और विश्व में सबसे ज़्यादा थोरियम का उत्पादन करता है, पूरे विश्व में जो भारत है, वो भारत में भी कहाँ, केरल सबसे ज़्यादा थोरियम का उत्पादन करेगा। लेकिन थोरियम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है हम लोग के लिए, क्योंकि थोरियम स्वतः विखंडनीय नहीं है, अपने आप इमिशन इसमें नहीं स्टार्ट होगा, इसीलिए ये उतना उपयोगी नहीं है। और याद रखिए, केरल के तट पर आपको थोरियम तो पाया जाता है, थोरियम के साथ साथ आपको जिरकॉन भी पाया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। ग्रेफाइट का बात करते हैं, यह कार्बन का एलोट्रोप है, अपर रूप है। कार्बन का अगर एलोट्रोप का बात करें, इसमें 3 चीज़ आता है, ग्रेफाइट,
हीरा और एक लास्ट होता है फुलरिन। ये 3 चीज़ आपको एलोट्रोप में आ जाता है, कार्बन का अपर रूप में आ जाता है। तो ग्रेफाइट का ये आ जाता है। तो ग्रेफाइट का यूज़ कहाँ होगा? पेंसिल में लेड के रूप में किया जाता है। पेंसिल का जो आगे में नोकीला चीज़ होता है जिसे आप लिखते हैं उसमें किया जाएगा। बैटरी में आपको इलेक्ट्रोड के रूप में यूज़ किया जाएगा और न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में भी यूज़ किया जाता है। मंदक के रूप में, मॉडरेटर के रूप में, किसके रूप में? मॉडरेटर के रूप में भी ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। और ग्रेफाइट का बात करें तो ये तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा पाया जाएगा, तमिलनाडु में। चलिए अब आते हैं कोयला संसाधन। कोयला के बारे में पढ़ लेते हैं। इसको VVI अगर लिख दें तो क्या VVI कहना कम नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए यही है कोयला। कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाएगा। और कोयले का बात करते देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा जो एनर्जी उत्पादन किया जाता है वो तापीय ऊर्जा से किया जाएगा। तापीय ऊर्जा यानी कि थर्मल एनर्जी से किया जाएगा। कितना परसेंट? 67%। और थर्मल एनर्जी में भी कौन? आपका कोयला का योगदान सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा कोयला से ही आपका, जैसे आपका NTPC है, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, बिना कोयले का ये प्लांट बंद हो जाएगा, चलेगा ही नहीं। लौह इस्पात क्षेत्र है, लौह इस्पात उद्योग, लौह इस्पात उद्योग जो है ये भी आपका बिना कोयला का बंद हो जाएगा। ज़रूरत ही मतलब चल ही नहीं पाएगा। कोयला सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कोयला का बात करें तो ये सबसे ज़्यादा थर्मल एनर्जी जो भारत में उत्पादन किया जाता है, उत्पादन की दृष्टि से सबसे ज़्यादा यूज़फुल है कोयला। लेकिन पैसा की दृष्टि से भारत को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू किससे प्राप्त होता है? पेट्रोलियम। क्वेश्चन 2 तरीका से आपसे पूछ देगा। सबसे ज़्यादा उत्पादन के मामले में सबसे बेस्ट कौन है? कोयला। और भारत में सबसे ज़्यादा यूजफुल भी यही है। लेकिन रेवेन्यू देने के मामले में पेट्रोलियम। पेट्रोलियम आपको बॉम्बई हाई से प्राप्त होता है, मुंबई हाई से। तो चलिए इसको भी देखेंगे, आगे एक एक करके पढ़ते हैं। देश में व्यापारिक ऊर्जा खपत में कोयले का योगदान 67% है। आधुनिक तरीके से कोयला निकालने का प्रयास सबसे पहले रानीगंज वेस्ट बंगाल में किया गया था। ताप विद्युत के 3 आधार हैं, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको कोयला का उत्पादन किया जाता है। लेकिन रिवेन्यू का बात करें तो सबसे ज़्यादा हम लोग को रिवेन्यू देने में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस होता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को एक साथ लिखते हैं, अलग नहीं लिखते हैं, क्योंकि जहाँ पर पेट्रोलियम मिलेगा, पेट्रोलियम मान लीजिए मुंबई हाई है, मुंबई हाई में पेट्रोलियम मिला, पेट्रोलियम के ऊपर ही तैरता हुआ आपको प्राकृतिक गैस भी मिलता है। याद रखिएगा, जहाँ पर पेट्रोलियम मिलेगा वहीं पर प्राकृतिक गैस भी मिलेगा। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को एक साथ पढ़ना है, अलग अलग नहीं पढ़ना है। और बॉम्बई हाई में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम पाया जाएगा, तो बॉम्बई हाई में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक गैस भी पाया जाएगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छी गुणवत्ता वाले कोयले में कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगी और नमी की मात्रा कम होगी। याद रखिएगा, 4 प्रकार का कोयला होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। 4 प्रकार का कोयला होगा और इस चारों कोयला को गुणवत्ता के श्रेणी में बांटा गया है। जैसे अगर मान लीजिए कि कार्बन का मात्रा ज़्यादा होगा तो उसको अच्छा गुणवत्ता वाला कोयला माना जाएगा। कार्बन का मात्रा ज़्यादा होने से वो ताप उसमें ज़्यादा होगा, यानी कि वो ज़्यादा टेम्परेचर देगा। लेकिन अगर नमी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा टेम्परेचर नहीं देगा, वो धुआं ज़्यादा देगा, तो वो बेकार माना जाता है। और टेम्परेचर सबसे ज़्यादा देने में नंबर 1 पे आता है एंथ्रासाइट, और धुआं ज़्यादा देने में नंबर 1 पे आता है पीट। यानी कि सबसे अच्छा क्वालिटी का कोयला एंथ्रासाइट और सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला पीट माना जाता है। अब इसको एक एक करके देख लेते हैं। एंथ्रासाइट, कार्बन इसमें 95% तक पाया जाएगा, 85, यहाँ देखिए 65 से 95 इसको लिखा जाता है ना। ऐसे 65 से 85 होता है, लेकिन कहीं कहीं 85 से 95 भी हो जाता है। तो 95% तक कार्बन इसमें होगा। समझ लीजिए कितना बढ़िया क्वालिटी का कोयला है ये, कितना हीट देगा। ठीक है, और ये सर्वोत्तम किस्म का कोयला माना जाता है। और ये भारत में टर्शियरी क्रम की चट्टानों में पाया जाएगा। देखिए, एंथ्रासाइट कोयला आपको टर्शियरी चट्टान में पाया जाएगा। भारत में टर्शियरी चट्टान हिमालय के आसपास का क्षेत्र में मिलता है। लेकिन वही बिटुमिनस कोयला भारत में सबसे ज़्यादा होगा और ये गोंडवाना क्रम की चट्टान में पाया जाएगा। सबसे ज़्यादा भारत में यही कोयला, लगभग 80% आपका बिटुमिनस ही उगाया जाएगा। 80 से ज़्यादा ही % आपको बिटुमिनस से उगाया जाएगा। और बिटुमिनस का बात करें तो दूसरा सबसे अच्छा कोयला यही है। सबसे नंबर 1 एंथ्रासाइट है, दूसरा बिटुमिनस। एंथ्रासाइट आपको कहाँ मिलेगा? जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में, यानी कि टर्शियरी चट्टानों में, जो कि हिमालय के पास पाया जाएगा। बिटुमिनस का बात करें तो दूसरा सबसे अच्छा कोयला का किस्म है, और भारत में सबसे ज़्यादा लगभग 80% यही कोयला पाएगा, बिटुमिनस पाया जाएगा। और किस क्रम की चट्टान में? गोंडवाना क्रम की चट्टान में। उसके बाद बात करते हैं लिग्नाइट। लिग्नाइट जो है तीसरा तरह का कोयला है। सबसे अच्छा एंथ्रासाइट, फिर लिग्नाइट, और थर्ड में आता है पहला एंथ्रासाइट, फिर बिटुमिनस, उसके बाद थर्ड नंबर पर आता है लिग्नाइट।
लिग्नाइट को ही हम लोग भूरा कोयला या ब्राउन कोयला भी बोल देते हैं, भूरा कोयला बोल देते हैं। और देखिए ये 3 क्षेत्र में पाया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है नेवेली। नेवेली तमिलनाडु लिग्नाइट कोयले के लिए फेमस है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। दूसरा है माकुम, असम का माकुम। माकुम में सबसे पहले कुआं बनाया गया था भाई, तेल का कुआं। पूछता है क्वेश्चन, सबसे पहले तेल का कुआं कहाँ खोदा गया? माकुम, असम में। और यही माकुम में आपका लिग्नाइट भी तो पाया जाता है, ये भी याद रखना है। पलना, राजस्थान, पलना राजस्थान। आगे बात करते हैं पीट। पीट जो है सबसे घटिया किस्म का कोयला है, सबसे घटिया किस्म का कोयला है। और कोयले का भंडार में अगर शीर्ष कौन है? झारखंड है, सबसे उच्च नंबर पर आता है झारखंड कोयले का भंडार में। लेकिन उत्पादन का बात करें, उत्पादन में पहले छत्तीसगढ़ था, अब उड़ीसा आ गया है। पिछले 2-3 सालों से उड़ीसा अभी नंबर 1 पर है कोयले के उत्पादन के मामले में, कोयले के उत्पादन के मामले में। विश्व में बात कर लेते हैं, विश्व में कोयला उत्पादन कहाँ होगा? चीन नंबर 1 पर है, USA 2 पर है और 3 भारत है। यानी कि भारत जो है कोयले उत्पादन में विश्व में तीसरे स्थान पर आता है। उसके बाद बात करें कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड कोयला का उत्खनन करने के लिए, कोयले को ज़मीन से बाहर निकालने के लिए 1975 में इसको बनाया गया। और ये कोल इंडिया लिमिटेड अभी वर्तमान में एक महारत्न कंपनी है। क्या है? महारत्न कंपनी है। देशों के कुल खनिज उत्पादन मूल्य में सबसे ज़्यादा मूल्य जो है कोयले का है, कोयले का है। अब बात करते हैं कोयला की अन्य प्रमुख खानें। जैसे एक तो हम समझ गए कि झारखंड और उड़ीसा वगैरह में मिलता है कोयला, लेकिन जितने भी इम्पोर्टेंट खान है वो आपको देख लेते हैं। जहाँ भी आपको कोयला मिलेगा वो किसी न किसी नदी घाटी क्षेत्र में पाया जाएगा। जैसे देखिए रानीगंज वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर आपको दामोदर घाटी क्षेत्र में कोयला मिलेगा। और देश का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है ये, 35% कोयला जो है यहीं से निकाला जाता है। रानीगंज वेस्ट बंगाल। झरिया, झरिया झारखंड में पड़ता है, धनबाद के पास। और दामोदर घाटी क्षेत्र में, ये भी दामोदर घाटी क्षेत्र में पाया जाएगा। और ये झारखंड का सबसे बड़ा कोयला। अगर पूछेगा भारत का सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ मिलेगा, देश का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र, तो रानीगंज। लेकिन झारखंड का तो झरिया। अब देखिए गिरिडीह जो है झारखंड में, ये दामोदर घाटी क्षेत्र में ही पाया जाएगा। बोकारो झारखंड में है, ये दामोदर घाटी क्षेत्र में ही पाया जाएगा। तलचर उड़ीसा, तलचर उड़ीसा ब्राह्मणी नदी घाटी में ये पाया जाएगा। सिंगरैली या सोहागपुर, सिंगरैली या सोहागपुर मध्य प्रदेश में है और ये सोन नदी घाटी क्षेत्र में यहाँ पर कोयला पाया जाता है। तातापानी और रामकोला, तातापानी और रामकोला छत्तीसगढ़ में है, सोन नदी घाटी। कोरबा ये भी छत्तीसगढ़ में है और ये महानदी घाटी क्षेत्र में यहाँ पर कोयला पाया जाता है। सिंगरैनी, देखिए यहाँ पर सिंगरौली था जो कि मध्य प्रदेश में था, सिंगरैनी आंध्र प्रदेश में है और ये गोदावरी नदी घाटी। यानी कि देखिए दामोदर घाटी क्षेत्र में आपको 4 गो क्षेत्र मिलेगा, 4 क्षेत्र मिलेगा। रानीगंज वेस्ट बंगाल में, झरिया झारखंड में, गिरिडीह झारखंड में और बोकारो झारखंड में। देखिए जो जहाँ पर भी जो भी जगह है जहाँ कोयला पाया जाएगा उसके आसपास लौह इस्पात संयंत्र भी आपको पाया जाएगा, लौह इस्पात संयंत्र भी आपको पाया जाएगा। तो जब हम लोग आगे बताएंगे लौह इस्पात संयंत्र तो वहाँ पे आपको समझाएंगे, अच्छे से पूरे डिटेल से समझाएंगे कि क्या कहाँ पर लौह इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया है। उसके बाद आगे देखते हैं। भारत में अधिकांश कोयला गैर कोकिंग श्रेणी का है, ये भी आपको याद रखना है, गैर कोकिंग श्रेणी का है। लौह इस्पात उपयोग के लिए हम लोग को कोकिंग कोयला का ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, इसलिए कोकिंग कोयला का हम लोग को आयात करना पड़ता है। और ये आयात हम लोग कहाँ से करते हैं? चीन से और ऑस्ट्रेलिया से, चीन से और ऑस्ट्रेलिया से हम लोग सबसे ज़्यादा कोयले का आयात करते हैं। पेट्रोलियम का बात करें, चलिए आगे आते हैं। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम टर्शियरी युक्त अवसादी यानी कि परतदार चट्टान में पाया जाएगा, ये टर्शियरी युक्त चट्टान में पाया जाएगा। पेट्रोलियम जो है वो हाइड्रोकार्बन यौगिक का मिश्रण है। हाइड्रोकार्बन यौगिक में होगा क्या? जिसमें पेट्रोलियम पाया जाएगा उसमें 70% आपको तेल मिलेगा और 30% आपको प्राकृतिक गैस मिलेगा। यानी कि 70% आपको पेट्रोलियम मिलेगा और 30% आपको प्राकृतिक गैस मिलेगा। और जहाँ पर पेट्रोलियम मिलता है उसी के ऊपर तैरता हुआ हम लोग को प्राकृतिक गैस भी मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। समुद्र जो है वो संसाधन का भंडार है। समुद्र इसलिए बता रहे हैं क्योंकि समुद्र से ही तो पेट्रोलियम निकलता है। जहाँ भी आपको आज पेट्रोलियम मिलेगा, जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र है वहाँ आपको पेट्रोलियम मिल रहा है, तो कभी ना कभी वहाँ पर सागर समुद्र हुआ होगा। अगर सागर नहीं रहता तो वहाँ आज पेट्रोलियम नहीं मिलता। सागर समुद्र के भंडार, या मान लीजिए भारत में पहले क्या था? टेथिस सागर। तो जहाँ पर भी आपको पेट्रोलियम मिलता है वहाँ कभी ना कभी पास्ट में, पुराने समय में टेथिस सागर हुआ करता था, टेथिस सागर हुआ करता था। इसीलिए वहाँ पर आज हम लोग को पेट्रोलियम का उत्पाद मिल रहा है। ठीक है, इसीलिए समुद्र के बारे में पढ़ना जरूरी है। समुद्र जो है वो संसाधनों का असीम भंडार है। विभिन्न देशों को उसके आसपास के समुद्रों पर अधिकार देने के लिए, जैसे कोई भी देश, भारत है तो भारत के आसपास 3 समुद्र है, एक तो अरब सागर, एक क्या बोलते हैं
हिंद महासागर और एक बंगाल की खाड़ी। तो भारत अपने समुद्र से संसाधनों का दोहन कर सकता है कि नहीं, पहले इसमें डाउट था, लेकिन 1982 में इस डाउट को क्लियर कर दिया गया। क्या किया, यूएन जो है और उसके जितने भी देश हैं, यूएन के देश, वो उन लोगों ने मिलकर क्या किया कि विभिन्न देशों को उसके आसपास के समुद्रों पर अधिकार दिलाने के लिए कि जो भी देश है वो अपने अगल बगल के समुद्र से संसाधनों का दोहन कर सकता है, संसाधनों का उपयोग कर सकता है। इसके लिए एक समझौता हुआ जिसको अंकलोस बोलते हैं। अंकलोस, इसका फुल फॉर्म होता है यूएन का मतलब समझ गए यूनाइटेड नेशन, सी से हो गया आपका कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, यानी कि समुद्र में लॉ बनाया। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, इसी को अंकलोस बोलते हैं। और याद रखिए इस लॉ में कहता क्या है कि इसमें 3 क्षेत्र बनाया। भारत है, भारत से पहला क्षेत्र बनाया 12 समुद्री मील पर, दूसरा क्षेत्र बनाया 24 समुद्री मील पर और तीसरा क्षेत्र बनाया 200 समुद्री मील पर। यानी कि भारत से 12 समुद्री मील पर जो क्षेत्र आएगा उसको बोलेंगे प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र। 24 तक के बीच में जो क्षेत्र आएगा उसको बोलेंगे अविच्छीय मंडल या संलग्न क्षेत्र। और 200 में जो क्षेत्र आएगा उसको बोलेंगे अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कि 200 समुद्री मील तक आता है। इस तीनों क्षेत्र से आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये थर्ड वाला, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितना समुद्री मील तक होता है, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ देता है। 200 समुद्री मील सबसे ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन यही है, थर्ड वाला। देखिए 12 समुद्री मील, देखिए ये क्या है, ये भारत से ज़्यादा क्लोज हो गया 12 समुद्री मील तक। यहाँ तक भारत 100% भारत का एकाधिकार है। ये यहाँ पर अगर कोई दूसरे देश का शिप आता है या जहाज़ आता है तो उस पर वो क्या बोलते हैं, आईपीसी सीआरपीसी जो अभी चेंज हो गया है, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत उस पर कार्रवाई कर सकता है। यानी कि 12 समुद्री मील के अंदर वो अपना देश का संविधान को भी लागू कर सकता है और देश का जो लोकल लॉ है उसको भी वो लागू कर सकता है, वहाँ टैक्स लगा सकता है, बहुत सारा चीज़ है। लेकिन 24 समुद्री मील में क्या करता है, उसका वो देसी लॉ नहीं लगेगा, वहाँ पर इंटरनेशनल लॉ लगेगा। और यहाँ पर जो है वो सारा संसाधन का दोहन करेगा, लेकिन वहाँ पर परमिशन के बाद दूसरा देश का बोट आ सकता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का बात करें तो ये 200 समुद्री मील तक है, यहाँ पर दूसरे देश का भी आ सकता है जहाज़ वगैरह, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपका कोई भी लॉ नहीं लगेगा, यहाँ पर इंटरनेशनल लॉ लगेगा। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ लगेगा। भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के तहत अपनी आधार रेखा से 200 समुद्री मील के तहत अब तटीय क्षेत्र के में संसाधनों का दोहन कर सकता है। भारत जो है अपना जो भी उसका आधार रेखा है, समुद्र के तट पर एक आधार रेखा खींच दिया जाता है। मान लीजिए भारत का मैप है तो किनारे किनारे एक रेखा खींच दिया जाता है, इसको आधार रेखा बोलते हैं। इस आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक आपको क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है और यहाँ तक भारत जो है अपने संसाधनों का दोहन कर सकता है। इसको अपतटीय क्षेत्र बोलते हैं। अपतट किसको बोलते हैं, ये खनिज के भंडार हैं, खनिज संसाधन के यहाँ पर भंडार पाए जाते हैं और देश के अधिकतर पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस, इनका उत्पादन अपतटीय क्षेत्र से ही होता है, लगभग 66%। मुंबई हाई जो है अपतटीय क्षेत्र में देश का 60% से अधिक पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र है। यानी कि जितना भी आपको उत्पादन क्षेत्र है उसमें 60% से ज़्यादा आपको मुंबई हाई में ही आपको उसका भंडार है। लेकिन उत्पादन करने में अंकलेश्वर 1 पर था, लेकिन ये 1 पर डाटा हम 2023 का डाटा बता रहे हैं, अभी चेंज हो गया होगा। मैक्सिमम उत्पादन में अंकलेश्वर गुजरात उसमें फर्स्ट पे था। सबसे ज़्यादा उत्पादन अभी मुंबई हाई कर सकता है, लेकिन करता कौन था, अंकलेश्वर। हो सकता है अभी मुंबई हाई उत्पादन में भी और भंडार में दोनों में 1 हो गया हो। आप एक बार मिला लीजिएगा इसको। संविधान क्या कहता है, संविधान के अनुसार क्या है कि जो भी मान लीजिए, देखिए यहाँ पे इसको समझाते हैं। ये मुंबई है, ये है आपका महाराष्ट्र, यहाँ पर मुंबई है, मुंबई हाई। तो संविधान ये कहता है, देखिए ऐसे संविधान कहता है कि जिस राज्य में जो खनिज है, जैसे मान लीजिए कोयला का भंडार झारखंड में है तो वो राज्य के अंतर्गत आएगा। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है उसका खनन करवाएगा, स्टेट गवर्नमेंट उससे रेवेन्यू प्राप्त करेगा, जितना भी चीज़ होगा वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आएगा। राज्य के अंदर जो भी खनिज है उसका दोहन करने में स्टेट गवर्नमेंट यूज करेगा। लेकिन अपतटीय क्षेत्र जो है, अपतटीय क्षेत्र 200 समुद्री मील तक अपतटीय क्षेत्र राज्य के अंदर नहीं आएगा, वो सेंट्रल के अंदर चला जाएगा, केंद्र सरकार के अंदर चला जाएगा। इसीलिए बॉम्बे हाई जो है वो महाराष्ट्र के अंतर्गत नहीं आता है, वो भारत के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। इसी चीज़ को यहाँ लिखा गया। देखिए संविधान के अनुसार देश की मुख्य भूमि में जो खनिज संसाधन है उस पर राज्य सरकार का हक होता है, लेकिन
खनिज में अगर अपतटीय खनिज का बात करें, उस पर संसाधनों का पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है। केंद्र सरकार बोलेगा भाई पेट्रोलियम से जो रेवेन्यू होगा हम राज्य सरकार को नहीं देंगे, वो मेरा है, ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेट्रोलियम रेवेन्यू ज़्यादा देता है ना, इसलिए। कुल खनिज उत्पादन मूल्य में सबसे ज़्यादा मूल्य ईंधन खनिजों का होता है, और ईंधन खनिज में भी सबसे ज़्यादा कौन है? पेट्रोलियम। ठीक है, सबसे मूल्य के मामले में। उत्पादन के मामले में तो कोयला है भाई, कोयला सबसे ज़्यादा उत्पादन करेगा, कोयला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोयला सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन कोयला। लेकिन कम उत्पादन करने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा पैसा, सबसे ज़्यादा मूल्य उत्पादन मूल्य का बात कर रहे हैं, वो आपको पेट्रोलियम देगा। आगे बात करते हैं। जिन स्थलाकृति पर, जहाँ पर आपको आज पेट्रोलियम मिल रहा है, जिन स्थलाकृति पर आज पेट्रोलियम पाए जाते हैं, अवश्य ही वहाँ कोई सागर या समुद्र होगी। पहले कहीं ना कहीं सागर होगा या समुद्र होगा। भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण एशिया में सर्वप्रथम पेट्रोलियम उत्पादन कहाँ से हुआ था? 1867 में असम के माकुम क्षेत्र, हम बताए थे माकुम क्षेत्र, और ये माकुम क्षेत्र और कहाँ क्यों फेमस था, देखिए दिखा देते हैं आपको। माकुम क्षेत्र लिग्नाइट कोयला के लिए फेमस था। आगे बात करते हैं। ये जो माकुम क्षेत्र है, माकुम क्षेत्र, यहाँ पर माकुम में ही देश का पहला कुआं खोदा गया, परंतु यह छोटे स्तर पर था, बड़े स्तर पर नहीं था। 1867 में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और असम का माकुम क्षेत्र 1867 में आपको यहाँ पर पेट्रोलियम का उत्पादन सबसे पहले किया गया था। भारत में पेट्रोलियम उद्योग की शुरुआत 1889 में हुई, ठीक है, क्योंकि माकुम जो था वो छोटे स्तर पर था, इसलिए एक बड़े स्तर पर एक कुआं खोदना काफ़ी ज़रूरी था जहाँ से पेट्रोलियम का उत्पादन किया जा सके। तो सबसे पहले भारत में पेट्रोलियम उत्पादन जो है उद्योग की स्थापना 1889 में हुआ। कहाँ पर? असम के डिगबोई में। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपसे पूछेगा पहला तेल कुआं कहाँ खोदा गया? माकुम क्षेत्र। दूसरा तेल कुआं कहाँ खोदा गया? तो असम के डिगबोई में। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा पेट्रोलियम उद्योग की शुरुआत कहाँ से हुई? डिगबोई से, क्योंकि ये छोटा स्तर पर था। माकुम जो है वो असम का छोटा स्तर पर था, यहाँ पर पेट्रोलियम उद्योग नहीं स्थापित हो पाया। ठीक है, आगे बात करते हैं। आज़ादी के बाद देश के संभावित तेल भंडारों का पता लगाने के लिए एक कंपनी की स्थापना हुई 1956 में, ONGC। इसका ONGC का पहले नाम कुछ और था, अभी नाम कुछ और है। पहले इसका नाम था ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, लेकिन 1994 में इसका नाम चेंज करके ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन कर दिया गया। अभी इसका नाम कॉरपोरेशन है, ये आपको याद रखना है। कैसे याद रखिएगा? कमीशन का मतलब कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का था, लेकिन अब कॉरपोरेशन है, यानी कि ये एक प्राइवेट संस्था है। इसी ट्रिक से याद रखिएगा, कॉरपोरेशन मतलब कि ये प्राइवेट संस्था। आगे बात करें, कम्प्लीटली प्राइवेट नहीं है, कोई भी चीज़ कम्प्लीटली प्राइवेट नहीं होता है। PSU के तहत आता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि वो आधा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है और आधा वो प्राइवेट के अंतर्गत आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट उसका कुछ प्रतिशत अपने पास, यानी 50% 60% अपने हिस्से में रखेगी और कुछ प्रतिशत वो प्राइवेट कंपनी को देगी। शेयर मार्केट शेयर के हिसाब से चलता है। 1959 में क्या हुआ? देश में तेल भंडारों को पता लगाने के लिए OIL यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड का स्थापना होता है। अब समझिए, यहाँ पर ONGC का स्थापना 1956 में होता है, वो भी तेल भंडार का पता लगाने के लिए। लेकिन तेल भंडार का पता लगाने के लिए एक और संस्था का निर्माण होता है, OIL ऑयल इंडिया लिमिटेड, 1959। इसके जस्ट 3 साल के बाद। अब बात करते हैं विदेश में तेल भंडार का पता लगाने के लिए ये जो ONGC बना था, इसी का एक शाखा है ONGC कर दीजिए। ONGC के एक शाखा के रूप में, सहायक के रूप में OVL क्या होगा? O का मतलब हो गया ONGC, ONGL लिख दिए यार। ONGC विदेश लिमिटेड की स्थापना 1965 में होती है, 1965 में की गई, और ये भारत की सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय निगम है। ये हमको लगता है कि 19 देश में है। अब एक बार कमेंट कीजिएगा, हम थोड़ा सा इसमें डाउट में है। 19 देश का 21 या 22 क्षेत्र को ये देखता है। अभी शायद ये डाटा बढ़ गया, इसलिए हम आपको बताया नहीं है कितना देश का कितना जगह को ये देखता है। ये एक्चुअली ONGC भारत में देखेगा, लेकिन इसी का बाहर विदेश में देखने के लिए, विदेश में तेल भंडार का पता लगाने के लिए ONGC का ही एक सहायक है, असिस्टेंट है, OVL ONGC विदेश लिमिटेड। आगे बात करते हैं देश के प्रमुख 4 तेल क्षेत्र। ये इसमें है, सबसे पहला आ जाता है असम ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र। तेल क्षेत्र आपको हमेशा घाटी क्षेत्र में ही मिलेगा। असम ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में आपको मिलेगा तेल क्षेत्र। यह देश का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है।
देश के पहले तेल कुएं की खुदाई असम में माकुम में 1867 में ही की गई थी और वो असम ब्रह्मपुत्र घाटी में ही आता था। इसके बाद दूसरे कुएं की खुदाई 1889 में डिगबोई में की गई और यहीं पर पेट्रोलियम उद्योग लगा गया, पेट्रोलियम उद्योग का स्थापना किया गया। असम में मुख्य रूप से 4 तेल क्षेत्र हैं: डिगबोई, नाहरकटिया, हुगरी जन मोरान और सुरमा घाटी। सुरमा घाटी कौन नदी बनाता है? बराक नदी। बता चुके हैं सुरमा घाटी कौन बनाता है? बराक नदी। आगे बात करते हैं गुजरात में आपको तेल क्षेत्र कहाँ मिलेगा? 5 तेल क्षेत्र है। खंभात है, अंकलेश्वर है, कलोल है, सानंद है और तुनेज क्षेत्र है। याद रखिएगा, इस 5 क्षेत्रों को आप याद रखिए। VBI है, कभी गलती से भी इसको भूलने का कोशिश मत कीजिएगा। हम बताए थे आपको कि मुंबई हाई जो है वो तेल का सबसे ज़्यादा भंडार क्षेत्र अपने पास रखता है, लेकिन उत्पादन जो है 2018-19 का डाटा है, ये आपको अंकलेश्वर गुजरात का सबसे ज़्यादा उत्पादन कर दिया था और मुंबई हाई को पीछे छोड़ दिया था अंकलेश्वर। पश्चिमी अपतटीय तेल क्षेत्र का बात करें, यह देश का सबसे बड़ा और सबसे संपन्न तेल क्षेत्र है। इसके अंतर्गत 2 क्षेत्र आता है: मुंबई हाई तेल क्षेत्र, ये भी आपका अरब सागर में है, 1976 में बना था, और बसीन तेल क्षेत्र, ये भी अरब सागर में है। दोनों आपका अरब सागर में ही है और पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में आता है। वर्तमान में मुंबई हाई जो है देश के कुल तेल उत्पादक क्षेत्र का 60% उत्पादन करता है। और ये देखिए, मुंबई जो है, मुंबई का स्टेशन वहाँ से 176 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित है। कौन? मुंबई हाई तेल क्षेत्र। और ये जो है आपका बसीन तेल क्षेत्र, ये इसके जस्ट बगल में है, मुंबई हाई के ज़्यादा दूर नहीं है, आसपास ही है। अब पूर्वी अपतटीय क्षेत्र का बात कर लेते हैं। ये देश का सबसे नया तेल क्षेत्र है। गोदावरी कृष्णा नदियों के डेल्टा के मुहाने पर बंगाल की खाड़ी के अपतटीय क्षेत्र में रावा अपतटीय तेल क्षेत्र की खोज की गई। आपसे पूछ देगा रावा अपतटीय क्षेत्र कहाँ पर है? गोदावरी कृष्णा नदियों की डेल्टा के पास, मुहाने के पास, और ये पूर्वी अपतटीय तेल क्षेत्र में आता है। आगे बात करते हैं। भारत में कुछ रिफाइनरी भी है जिसका निर्माण किया गया है। रिफाइनरी किसको बोलते हैं? जहाँ से तेल निकाला जा सके। तेल परिष्करण शालाएँ इसको बोल देते हैं, तेल परिष्करण शालाएँ, ठीक है, इसको रिफाइनरी बोल देते हैं। तो बिहार में भी एक रिफाइनरी है, देखिए बताएं, बरौनी रिफाइनरी, बहुत पुराना है, बीच में बंद हो गया था लेकिन फिर से चालू कर दिया गया। लेकिन हम भारत में टोटल 23 जो है, अभी डाटा चेंज हुआ होगा तो कमेंट कीजिएगा, 23 जो है रिफाइनरी है भारत में, 23 रिफाइनरी। हम जब तक पढ़े थे 23 था, अभी करंट डाटा मुझे नहीं पता है, ये मैं अपने नोट्स से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। असम में जो है डिगबोई, नुमालीगढ़, गुवाहाटी और बोंगाईगांव, ये 4 तेल शोधक क्षेत्रशालाएँ हैं, रिफाइनरी है। और पूछ देगा कहाँ पर, किस राज्य में सबसे ज़्यादा रिफाइनरी है? असम, आपको आंसर मार देना है असम में 4 रिफाइनरी है और कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहाँ पर 4 रिफाइनरी हो। सबसे ज़्यादा रिफाइनरी असम में है। और असम में कौन सा क्षेत्र है? ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र। डिगबोई जो है इसमें, ये आपको याद रखना है, देश का पहला रिफाइनरी है। 1893 में ये बना था, 1893 में बना था। बिहार में बता ही दिए, बरौनी बेगूसराय में पड़ता है। पश्चिम बंगाल का बात करें तो यहाँ पर कोलकाता और हल्दिया 2 रिफाइनरी है। उड़ीसा का बात करें, पारादीप, याद रखिएगा, ये फेमस है इसलिए क्योंकि ये 23वां यही है, पहले 22 था, 23वां बना 2016 में पारादीप। और ये भारत का देश का सबसे बड़ा रिफाइनरी यही बना, 2016 में इसका निर्माण हुआ। आपसे पूछ देगा कि देश का सबसे बड़ा रिफाइनरी कौन है, तो उड़ीसा का पारादीप रिफाइनरी है और इसमें याद रखिएगा 23वां नंबर पर यही बना है 2016 में। आंध्र प्रदेश में आपका 2 रिफाइनरी है, विशाखापत्तनम और टाटीपका। तमिलनाडु में 2 रिफाइनरी है, चेन्नई और नागपट्टनम। केरल में 2 रिफाइनरी है, केरल में एक ही है, कोच्चि। कर्नाटक में आपका मंगलौर। गुजरात में आपको 3 है, कोयरी, जामनगर और वाडीनार है कि वाडियार है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, वाडीनार है कि वादियार है, एक बार चेक कर लीजिएगा, हमको थोड़ा डाउट लग रहा है। महाराष्ट्र में है ट्रॉम्बे, यूपी में है मथुरा, पंजाब में है भटिंडा और पानीपत, एमपी में है वीना। देखिए वीना पूछता है, वीना तेल क्षेत्र भंडार कहाँ पर आता है? मध्य प्रदेश में आता है। तो 23 का 23 तेल क्षेत्र भंडार को आपको याद रखना है। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे नंबर उठाना है और आप इसको रटना भी नहीं चाह रहे हैं, तो भाई आपसे नंबर नहीं उठेगा। याद रखिए, कब एग्जाम में आपसे क्या पूछ देगा, टाटीपका तेल क्षेत्र कहाँ है। आप नाम कम से कम सुने होंगे कि ये आंध्र प्रदेश में, तब ना आंसर मारिएगा, आपको पता नहीं चलेगा ये टाटीपका है कहाँ। कम से कम नाम आपको पता होना चाहिए कि वो किस राज्य में है, इतना आपको ज़रूर याद रखना है। जामनगर कहाँ है? गुजरात में। कोयरी कहाँ है? गुजरात में।
ये सब आपको याद रखना है। और जितना भी 23 रिफाइनरी है, इस 23 रिफाइनरी को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि पब्लिक सेक्टर, और पब्लिक सेक्टर में आपको याद रखना है 18 रिफाइनरी है। निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर में आपको 3 रिफाइनरी है। और संयुक्त उपक्रम यानी कि PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, संयुक्त उपक्रम में 2 गो है आपको, ये भी आपको याद रखना है। पब्लिक में है आपको 18, प्राइवेट में है 3 और संयुक्त में आपको 2 है इस 23 में। अब देखिए सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि जो 18 है, सार्वजनिक क्षेत्र में जो 18 रिफाइनरी है उसमें से 9 का स्वामित्व अकेले IOC के पास है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पास है। और याद रखिएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी की संस्था है, ये भी आपको याद रखना है। ये जो निजी क्षेत्र है, निजी क्षेत्र में जो 3 है, ये 3 किसके पास है? देखिए प्राइवेट क्षेत्र में जो 3 रिफाइनरी है इसमें से 2 रिफाइनरी RIL के पास है। आप कमेंट करके बताइएगा RIL का फुल फॉर्म क्या होता है। RIL में 2 रिफाइनरी है और 1 रिफाइनरी आपको XR में है, XR ऑयल लिमिटेड के पास है। 2 रिफाइनरी जो RIL के पास है ये दोनों जामनगर गुजरात में है, और XR के पास जो 1 है वो वादीनार गुजरात में है। यानी कि जितना भी प्राइवेट जो है निजी क्षेत्र का रिफाइनरी है ये तीनों आपको गुजरात में है। यानी कि गुजरात का कोयरी, जामनगर, वादीनार, इसमें कोयरी जो है ये आपको पब्लिक है, लेकिन जामनगर में आपका 2 रिफाइनरी है। 2 रिफाइनरी, इस दोनों को याद रखिएगा, ये प्राइवेट है, ये प्राइवेट है, और वादीनार भी आपका प्राइवेट है, और दोनों RIL के अंतर्गत आता है। XR का बात करें तो वादीनार, XR ऑयल लिमिटेड के अंदर वादीनार आता है, XR। आगे बात करें नेचुरल गैस। अब हम लोग नेचुरल गैस के बारे में पढ़ लेते हैं। प्राकृतिक गैस के साथ ही ये भी प्राप्त होता है। नेचुरल गैस जो है ये पेट्रोलियम भंडारों के ऊपर तैरती है। जहाँ भी पेट्रोलियम आपको भंडार होगा वहाँ पर नेचुरल गैस भी होगा। तेल शोधनशालाओं से उपवाद यानी कि बाय प्रोडक्ट उप उत्पाद के रूप में ये प्राप्त किया जाता है। और इसमें 2 चीज़ आपको याद रखना है, LPG और CNG। एक तो नेचुरल गैस हो ही गया, नेचुरल गैस के अलावा 2 चीज़ आपको याद रखना है, LPG और CNG अभी बहुत चल रहा है, फेमस चल रहा है। LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और CNG का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। कमेंट करके बताइए कि LPG में क्या पाया जाता है और CNG में क्या पाया जाता है, हम आपको केमिस्ट्री में बताए हैं। नेचुरल गैस का बात करें तो ये मुख्य ज्वलनशील गैस, इसमें मीथेन होता है। नेचुरल गैस में आपको क्या मिलेगा? मीथेन, ठीक है। जबकि LPG जो है उसमें आपको मुख्य तत्व ब्यूटेन होता है। क्या होता है LPG में, बता ही दिए चलिए, LPG में आपको ब्यूटेन होता है। CNG में कमेंट करके बताइएगा क्या पाया जाता है CNG में। अब देखिए CNG में हम सिंपली आपको समझाते हैं, फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि नेचुरल गैस में जो होगा वही CNG में होगा। नेचुरल गैस में क्या है? मीथेन है, CNG में भी मीथेन है। ऑब्वियस सा बात है, मीथेन ही होगा। आगे बात करते हैं। घरेलू उपयोग में लाई जाने वाली LPG सिलेंडर में गैस का वजन कितना होता है? जो सिलेंडर आप लाते हैं गैस का, उसका वजन होता है 14.2। और याद रखिएगा LPG सिलेंडर में एक गैस मिलाई जाती है जिसका नाम है मिथाइल मरकेप्टन, या कहीं कहीं इथाइल मरकेप्टन भी लिखा जाता है। तो जो आपका ऑप्शन में है इथाइल मरकेप्टन या मिथाइल मरकेप्टन, आपको मार देना है। और ये यूज़ क्यों होता है? क्योंकि देखिए कभी कभी LPG सिलेंडर लीक करता है, और लीक करने पे अगर आपको पता नहीं चलेगा तो बहुत बड़ा विस्फोट हो जाएगा, इसमें जान माल का नुकसान हो जाएगा। लेकिन LPG सिलेंडर में अगर इथाइल मरकेप्टन मिला देंगे तो लीक करेगा तो वो उसका एक स्पेशल गंध होता है, आपको पता चल जाएगा। आप जाइएगा जैसे रूम में, किचन में, अरे आप बोल दिएगा अरे गैस लीक कर रहा है, वो गंध से ही आप पता कर लीजिएगा कि गैस लीकेज हो रहा है। अब देखिए होता क्या है, मीथेन कहाँ कहाँ पाया जाएगा? जहाँ भी पेड़ पौधे सड़ेंगे वहाँ मीथेन गैस का रिसाव होगा। कोयले की चट्टान और खानों में मीथेन गैस का रिसाव होगा, यानी कि कोयला का खान में भी मीथेन गैस पाया जाता है। और ये काफ़ी डेंजरस होता है। माइनिंग में काम करने वाले ज़िंदगी अपना रिस्क पे लेके काम करते हैं, कभी भी विस्फोट होगा तो सीधा उनकी जान चली जाएगी। पशुओं के अपशिष्ट में या बायोगैस से मीथेन गैस का निर्माण होता है। तो याद देखिएगा बायोगैस से भी मीथेन गैस निकलेगा, और पशु का अपशिष्ट यानी कि कचरा, गोबर वगैरह में, वो डम में, उसमें भी मीथेन गैस का रिसाव होगा। पशु जो जुगाली करते हैं, जुगाली करने वाले पशु के मुंह से मीथेन गैस निकलता है। बांध या डैम का निर्माण होगा तो वहाँ से भी मीथेन गैस का रिसाव होता है। धान की खेत से, पैडी फील्ड्स से भी मीथेन गैस का रिसाव होगा। एक और छूट गया है, दलदली क्षेत्र से, लिख देते हैं यहीं पे मीथेन क्षेत्र। दलदली क्षेत्र यानी कि मार्सी एरिया,
मार्शी एरिया से भी आपको मीथेन गैस का रिसाव होता है, ये भी आप याद रखिएगा। तो मीथेन गैस आपको कहाँ कहाँ मिल गया, देखिए यहाँ लिख देते हैं, मीथेन गैस, मीथेन गैस, मीथेन गैस, मीथेन गैस, मीथेन गैस, मीथेन गैस। ये आपको पेड़ पौधा सड़ा मिलेगा, वहाँ मिलेगा, कोयला का चट्टान का खान में मिलेगा, पशुओं का अपशिष्ट में मिलेगा, बायोगैस में मिलेगा, जुगाली करने वाला पशु के पास मिलेगा, बांध या डैम में मिलेगा, धान के खेत में मिलेगा, और दलदली क्षेत्र में आपको मीथेन गैस मिलेगा। और ये सारा मीथेन गैस किसका स्रोत है, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस का स्रोत है। और नेचुरल गैस का स्रोत है तो ये सीएनजी का भी स्रोत है, यानी कि कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। आगे बढ़ते हैं, प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन ओएनजीसी जो कि 1956 में बना है, और ऑयल इंडिया लिमिटेड 1959 में बना है। आगे पहले ही बता चुके हैं, प्राकृतिक गैस में इसी के द्वारा किया जाता है, खोज भी यही करता है, उत्पादन भी यही करता है। ये जाएगा ओएनजीसी और पता करेगा कि कौन कौन सा क्षेत्र है जहाँ से प्राकृतिक गैस निकल सकता है। जहाँ पर प्राकृतिक गैस निकलेगा, मान लीजिए कि मेरा गाँव में ज़मीन है, वहाँ से ओएनजीसी को पता चल गया कि यहाँ पर नेचुरल गैस है। ओएनजीसी क्या करेगा, आपको खरीद लेगा, है ना, आपको बोलेगा कि भैया आप अपना ज़मीन दे दीजिए, तो आप बोलेगा हम नहीं देंगे ज़मीन, है ना, तो वो बोलेगा कि भाई हम आपको माला माल कर देंगे, पैसा से आपको तरबतर कर देंगे, इतना पैसा देंगे कि आप ज़मीन से कभी नहीं कमा पाइएगा। आपको पैसा भी देगा, आपके घर में एक इंसान को नौकरी भी देगा। तो ये ओएनजीसी और ऑयल इंडिया लिमिटेड यही काम करता है। ये क्या करेगा कि गैस का खोज करेगा, प्राकृतिक गैस का खोज करेगा, और जहाँ पे खोज हो गया वहाँ से उत्पादन भी करेगा, और इसका शोधन और वितरण भी किया जाता है, जो कि गेल के द्वारा किया जाता है। गेल आपका एक अथॉरिटी है भारत में, जैसे सेल है उसी तरह गेल है। सेल और गेल में अंतर क्या है, देखिए सेल क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि स्टील का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। गेल क्या है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये गैस का उत्पादन करने के लिए शोधन और वितरण कारखाना ये निर्मित करता है। गेल का निर्माण कब हुआ था, 1984 में हुआ था। ओएनजीसी तो पढ़ ही लिए 1956 में, और ऑयल इंडिया लिमिटेड 1959 में। ये सारा आपको डेट याद रखना है, कभी भी एग्जाम में यही सब पूछ देता है। भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे ज़्यादा उत्पादन मुंबई हाई अपतटीय क्षेत्र करता है। पहले बताए थे कि मुंबई हाई जो है वो प्राकृतिक गैस में तो है ही, पेट्रोलियम में भी यही है, नंबर 1 पर पेट्रोलियम में भी यही है। आगे बात करते हैं, भारत में नेचुरल गैस की सर्वाधिक खपत विद्युत क्षेत्र में होती है, और इसके बाद उर्वरक संयंत्र में भी नेचुरल गैस का उपयोग किया जाता है। देश में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार कृष्णा गोदावरी बेसिन है। कृष्णा गोदावरी बेसिन है, मुंबई हाई नहीं है। मुंबई हाई उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है नेचुरल गैस का, लेकिन भंडार जो है कृष्णा गोदावरी बेसिन। और याद रखिए इसको, यनम काकी काड़ा है कि काकी नाड़ा है, एक बार देख लीजिएगा, यनम काकी काड़ा क्षेत्र यहाँ पर होता है। और कृष्णा गोदावरी बेसिन का D6 ब्लॉक में किया जाता है। D6 ब्लॉक, साला एग्जाम में आपसे पूछ देगा D6 ब्लॉक कहाँ पाया जाता है, आप कंफ्यूज कर जाइएगा, साला ये तो हम पढ़े ही नहीं है कभी। इसीलिए हम आपको बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं, ताकि आपसे एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे तो वो छूटे नहीं। अगला बात देखिए, क्लैथरेट क्या होता है। क्लैथरेट समुद्र में 2 किलोमीटर की गहराई में बर्फ़ के बीच फंसे मीथेन गैस को क्लैथरेट कहते हैं। अब समुद्र के अंदर जाइएगा तो जहाँ पर बर्फ़ पाया जाएगा, बर्फ़ के अंदर मीथेन गैस ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है, और इसको निकालेगा तो उसको क्लैथरेट कहते हैं। इसके दोहन के लिए चेन्नई में गैस हाइड्रेट सेंटर की स्थापना की गई है, गैस हाइड्रेट सेंटर। आगे बात करते हैं, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर, देहरादून में। देहरादून और किसके लिए फेमस है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यहीं पर है। फॉरेस्ट का रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आपका देहरादून में ही है, और पेट्रोलियम भी आपका यहीं पर है। राजीव गांधी पेट्रोलियम तकनीक संस्थान शिवसागर असम में है। वर्तमान में केवल 40% पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन पाइपलाइन के द्वारा किया जाता है। देश की पहली पाइपलाइन कौन है, नहरकटिया नूनामाटी बरौनी, ये देश की पहली पाइपलाइन है। तो ये भी डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है। हाजीरा विजयपुर जगदीशपुर, HVJ बोलते हैं। H का मतलब हो गया हाजीरा, V का मतलब विजयपुर, J का मतलब जगदीशपुर। HVJ जो है देश की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है, जो कि पश्चिमी तटीय क्षेत्र में है, मुंबई हाई के आसपास है। और पश्चिमी तटीय क्षेत्र प्राकृतिक गैस का परिवहन यूपी तक है। ये पश्चिमी तटीय क्षेत्र से लेकर प्राकृतिक गैस को यूपी तक उठा के लेके आता है। तो यही था हमारा वीडियो, जो कि आपका जितने भी खनिज से संबंधित क्षेत्र हैं उनको मैंने करवा दिया। अगला एक वीडियो आएगा जिसमें हम लोग क्या पढ़ाएंगे, उद्योग। याद रखिएगा, उद्योग टॉपिक आपको इतना पसंद आएगा, मेरा इतना पसंद आएगा, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे। जैसे आपसे पूछेगा सूती वस्त्र उद्योग पहला कहाँ स्थापित किया गया, पेट्रोलियम उद्योग कहाँ स्थापित किया गया,
आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लौह इस्पात संयंत्र सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया, इस्पात के लिए जो कारखाना है वो कहाँ स्थापित किया गया, इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछता है। जूट संयंत्र, जूट उद्योग सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया। तो अगला वीडियो उद्योग पे होगा और पूरे मैप से आपको समझाएंगे, बहुत बढ़िया लगेगा आपको अगला वीडियो। तो ये था खनिज वाला वीडियो, खनिज का वीडियो समाप्त हो गया। एक वीडियो आएगा आपका उद्योग का, उद्योग के बाद आपको एक वीडियो हम मानसून पे लाएंगे, मानसून, भारत का मानसून। और इसके बाद आपको एक वीडियो परिवहन वगैरह पे आ जाएगा, परिवहन, बंदरगाह, पोर्ट, जो भी बचा, एयरपोर्ट, इन सारे टॉपिक पे एक वीडियो आ जाएगा। तो आपका इंडियन ज्योग्राफी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपको इंडियन ज्योग्राफी में कोई टॉपिक नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ये था मेरा वीडियो। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।